अच्छा, सबसे पहला चीज, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं, केवल फैक्टर इनकम। इनकम दो तरह का होता है, एक ट्रांसफर इनकम, एक फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? चार। ठीक है, क्या क्या? वेजेस, ठीक है, दूसरा, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा प्रॉफिट। जो किसके अगेंस्ट में मिलता है? इस सब, इन चारों को हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर इनकम। जो मिलता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में। और क्या क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? वेजेस मिलता है लेबर, रेंट मिलता है लैंड के अगेंस्ट में, ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल के अगेंस्ट में, और प्रॉफिट, हाँ, इंटरप्रेन्योरशिप या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में। क्लियर है? केवल और केवल ये, और कोई भी इनकम यहाँ पे काउंट नहीं होता है। क्लियर? अर्न बाई कौन सा? नॉर्मल, हाँ। फिर क्या हम लोग का नॉर्मल रेसिडेंट क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट क्या है? हम लोग को पता है भैया, जो 182 डेज रह गया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट का सिर्फ मतलब 182 डेज नहीं है। यहाँ नॉर्मल रेसिडेंट से ये इंडिकेट करना चाहना ना, जिसका इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट, जिसका इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है। इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या? खाना पीना, रहना, सोना, घूमना फिरना, सब कुछ इंडिया में हो रहा हो करीब 182 से 82 डेज से ज्यादा। क्लियर है बात? ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर। अच्छा, जो नेशनल इनकम काउंट होता है, एक एक साल के ऊपर काउंट होता है। मतलब कोई टाइम लिमिट चाहिए ना, एक दिन का इनकम, 10 दिन का इनकम, तो एक साल के ऊपर काउंट है। एनवाई से डिनोट किया जाता है नेशनल इनकम को। अब बात यह आता है भैया, एन का मतलब तो समझ रहे हैं नेशनल, वाई का मतलब इनकम कहाँ से हो गया? आई का मतलब इनकम होना चाहिए ना। इकोनॉमिक्स में आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट। और आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए चाहिए एफ वाई, यानी कि फैक्टर इनकम, ठीक है। एन मतलब ऑल नंबर ऑफ रेसिडेंट ऑफ कंट्री। जितने भी रेसिडेंट है सब मिलके कितना फैक्टर इनकम कमाए हैं, जितने भी रेसिडेंट है सब मिलके कितना फैक्टर इनकम कमाए हैं, सारे फैक्टर इनकम को जोड़ करके हम लोगों का नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और फैक्टर इनकम पहले ही बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज नेशनल इनकम कंप्लीट? कि भैया रेसिडेंट एक साल के अंदर कितना फैक्टर इनकम कमाया है, चार फैक्टर इनकम होता है। उसको जब एग्रीगेट करते हैं तो हम लोग एन वाई यानी कि नेशनल इनकम मिल जाता है। बात समझा? तो दूसरा टॉपिक है ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम। देखो, ये नेशनल इनकम तो ठीक है, ग्रॉस और नेट में इसका बस एक ही फर्क है, वो है डिप्रिसिएशन। क्या है? डिप्रिसिएशन। पढ़ लेते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज सम ऑफ टोटल ग्रॉस इनकम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अर्निंग यूनिट्स विच टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर थ्रू द मार्केट ट्रांजेक्शन। ग्रॉस नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और जब आप इसी ग्रॉस नेशनल इनकम में से केवल डिप्रिसिएशन माइनस कर देते तो क्या आ जाता हम लोग का? नेट नेशनल इनकम। यानी कि जब सबसे पहले हम लोग चार चीज जोड़े, क्या क्या चीज? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इस चार चीज को जोड़ के हम लोग को क्या मिला? ग्रॉस नेशनल इनकम। जब इस ग्रॉस नेशनल इनकम में से डिप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या मिला? नेट नेशनल इनकम। बात समझे तुम? अब तुम लोग के मन में आएगा कि भाई डिप्रिसिएशन का रूल बीच में कहाँ से आ गया। अब एक चीज समझो, आप कोई भी इनकम कमा रहे हो, उस इनकम को कमाने में सबसे ज्यादा हेल्प एक ही चीज करता है, वो इक्विपमेंट। अभी हम ही जो पैसा कमा रहे हो कौन सा है? एक तरह से फैक्ट्री इनकम है।
मेरे को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, क्योंकि हम लेबर देते हैं। बट ये वेजेस हम अकेले नहीं कमा रहे हैं, इस वजह से बहुत सारा इक्विपमेंट्स का भी यूज हो रहा है, जिसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है। तो मान लो अगर हमको 500 रुपये फीस मिलता है, तो हम लोग का तो आदत है कि हम लोग इसको रख लेते हैं कि मेरा इनकम है। बट क्या सच में वो 500 रुपये इनकम है? नहीं। उस 500 रुपये में अभी और भी बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिसको माइनस करना है। और डिप्रिशिएशन एक हिडन नॉन कैश एक्सपेंस है, हिडन, किसी के दिमाग में आता ही नहीं। हम लोग को देखते हो पागल जैसा बात करते हैं, मोमो की दुकान में भाई एक दिन में कितना मोमो बेच लेते हैं, कोई 50 रुपया करके प्लेट बेचते हैं, 100 प्लेट, अरे आप तो 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। रेंट कहाँ गया? ये सब तो खर्चा लोग माइनस ही नहीं करते इज्जत से। और सब माइनस भी कर लेते हैं तो डिप्रिशिएशन आदि नहीं आता हम लोग को। तो डिप्रिशिएशन वन ऑफ द क्या है, हिडन, जो छुपा रहता है, जो दिमाग में इतना जल्दी नहीं आता है। दूसरा हम लोग का नॉन कैश, ठीक है। जैसे इस बेंच का 3 साल हो गया, अब हर साल हम अपने इनकम जोड़ रहे, मानो एक 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 लाख रुपए, एक्चुअल में नहीं है। ये बेंच हम 15,000 रुपए में बनाए थे, तो हर साल मेरा बेंच मानो 3-3 हजार रुपए से क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट। तो मेरा एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा है, 97,000। तो ग्रॉस इनकम क्या हो, 1 लाख, 3,000 डिप्रिसिएशन माइनस किए, जो बचा हो क्या हो गया मेरा, नेट नेशनल इनकम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आता है मनी नेशनल इनकम या फिर रियल नेशनल इनकम। मनी को हम लोग नॉमिनल भी कहते हैं, ठीक है, मनी या फिर नॉमिनल। सुनो, इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम वी मल्टीप्लाई द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटी बाय द रिस्पेक्टिव प्राइस इन ऑर्डर टू अराइव द नेशनल इनकम टोटल। In order to calculate the national income of a particular year, if we take the price of the same year, we get the national income at current price, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मनी या नेशनल इनकम। आज के डेट में एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, मान लो कि इंडिया में 100 टन चीनी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, 5 लाख यूनिट बाइक बना है और बिका है, ठीक है। आटा मान लो 10 टन, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है, और सबको करंट प्राइस से मल्टीप्लाई की, किस प्राइस से, करंट प्राइस से। तो जब करंट प्राइस हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आता है उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल या मनी नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं, नॉमिनल या मनी नेशनल इनकम। लेकिन जब उसी प्राइस को हम लोग अपना बेस ईयर से करें, किससे करें, बेस ईयर। इकोनॉमिक्स में, टैक्स में बेस ईयर है 2000, ईयर 2000, 2001। हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़े हैं ना, इंडेक्सेशन, 2001-2, इंडेक्सेशन निकालते थे कैपिटल गेन में, अगर याद होगा तो। कि अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर इसको हम लोग 2001-2 में अगर प्रोड्यूस करें, तो क्या उसका कॉस्ट पड़ेगा, वो हो जाएगा हम लोग का रियल। बोल, क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोल। अच्छा, by real national income we mean the real quantities of the goods and services produced in economy during the given period of time. It is a real national income which indicate the economic productivity potential. जब हम लोग कंपेयर करते हैं पुराने वाले साल से, तो हम लोग देखते हैं हम लोग का प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी पोटेंशियल कितना बढ़ा है या घटा है। बस है ना, हर बात में देखता है, जब भी घर में मान लो छोटा सा शादी हो रहा है, हम लोग बोलते हैं शादी हो रहा है, 5 लाख का तो गहना ही बन गया, तो उसमें तुरंत कोई मम्मी चाची उठ के बोलेगी हम लोग के टाइम में तो 5,000 रुपये भरी था सोना। वाई भी कंपेयर, हम लोग कंपेयर करें कि महंगाई कितना बढ़ा है, और ये महंगाई इंडिकेट करता है कि प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ा है। रीजन क्या है इसके पीछे, जरा समझो। गोल्ड का दाम क्यों बढ़ा है, दो रीजन से, एक तो शॉर्टेज है गोल्ड का, और दूसरा ड्यू टू हाई डिमांड। 5,000 रुपये अगर मिलेगा तो शायद यहाँ पे सब खरीद पाए, लेकिन वही 50,000 रुपये मिलेगा तो खरीदने में दिक्कत होगा ना। तो सबके पास कितना पोटेंशियल इनकम जनरेट हो रहा है। पहले 5,000 कमाना भी मुश्किल था, ठीक है, अब 5,000 कमाना क्या हो चुका है, आसान। अगर 5,000 रुपया सोना मिल रहा है, डेली जाके खरीदा जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको कहते हैं जीडीपी एमपी। सबको पता है, लास्ट डे बताया था, जीडीपी एमपी निकालने का दो तरीका है, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड, करेक्ट। जीडीपी एमपी मार्केट वैल्यू ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री मेजर इन अ ईयर। ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि इंडिया का बॉर्डर लाइन के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कमाई हो रहा है, याद रखना है जी डी। ये जो डी है, डी फॉर डोमेस्टिक, इंडिकेट करता है इंडिया कितना कमा रहा है, इंडिया के अंदर कितना कमाई जनरेट हो रहा है। और यही डोमेस्टिक जब बन जाता है नेशनल, तो ये होता है कि इंडिया और इंडिया के बाहर से
टोटल मिला के कितना कमाया जा रहा है। क्लियर? तो इस वर्ड का एक्चुअल में कहने का मतलब है कि सपोज करो, अब कोई हंसना मत, ठीक है, कि मान लो इंडिया है, तो इस इंडिया के अंदर कितना अर्निंग जनरेट हो रहा है। बात समझ आए? तो थोड़ा बांग्लादेश उसको हम बढ़ा दें। फिर दिक्कत इस इंडिया के अंदर, यहाँ पे बिल्कुल भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिस्कशन अभी नहीं होगा। क्लियर? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या, अब दो चीज याद रखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो चीज का होता है, एक होता है गुड्स का, एक सर्विस का होता है। किसका होता है? गुड्स का और सर्विस का। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सर्विस का डिस्कशन नहीं करेंगे, बट गुड्स का डिस्कशन तो करना पड़ेगा। क्यों भैया? अगर इंडिया में कोई इंसान 100 पीस सामान बनाया है और उसको 20 पीस बाहर बेच दिया है, तो भी तो कमाई देश का ही हो रहा है ना। तो सर्विस काउंट नहीं होता है, बट गुड्स काउंट होता है। क्लियर? अब देखो, ऑल द प्रोडक्शन डन बाय द नेशनल रेसिडेंट, किसके द्वारा? और नॉन रेसिडेंट, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का रहने वाला नहीं है बट इंडिया में आके प्रोडक्शन करके कोई सामान बेच रहा है इन अ कंट्री, ठीक है, गेट इंक्लूड रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय अ लोकल कंपनी और फॉरेन एंटिटी। इस बात से कोई मतलब नहीं कि जो सामान इंडिया में बन रहा है वो कोई इंडियन कंपनी बना रहा है या कोई विदेश से कंपनी आके बना रहा है, जितना का प्रोडक्शन होगा सब टोटल काउंट होगा। क्लियर रहता हूँ? क्या दिक्कत है इसमें? क्या डिफरेंस है? अभी तक आईफोन बाहर से आके इंडिया में बिक रहा है, तो हम लोग आईफोन के थ्रू भी तो इंडिया कुछ पैसा कमा रहा है ना, वो इनकम काउंट नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वही आईफोन इंडिया में आके मैन्युफैक्चर होने लगेगा, उस दिन वो इंडियन इनकम का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है? एवरीथिंग इज वैल्यू एट मार्केट प्राइस। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग है। सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट कंजम्पशन, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझते हैं, जब मार्केट प्राइस दिया ही हुआ था तो फैक्टर कॉस्ट क्यों जरूरी है? एक फॉर्मूला तुम लोग को लास्ट में बताए थे कि अगर आपको एमपी से एफसी पे जाना है, एमपी से यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आपको लेस करना पड़ेगा। क्या बाबू? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? नेट इनडायरेक्ट। सपोज करो कभी ऐसा होगा नहीं, चाहे किसी और एग्जाम्पल के लिए, श्रीलंका चिल्ला रहा है कि उसका जीडीपी मान लो $100 बिलियन है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हमको पता नहीं और हमको जानना भी नहीं है कितना, $100 बिलियन चिल्ला रहा है जीडीपी। अब मेरा उससे पहला सवाल होगा कि ये बता कि तुम्हें जो जीडीपी बता रहा है ये एमपी पे है कि एफसी पे है? अगर वो बोल दिया एमपी पे है, तो हम बोले नहीं, मेरे को एफसी वैल्यू निकाल के दो, यानी कि इसमें से नीट माइनस करके दो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर। क्यों भैया, ये क्यों माइनस हो रहा है? अगर मान लो कोई भी कंपनी, छोटा सा एग्जांपल देते, कोई भी कंपनी डूबेगा, तो जिस वक्त वो डूब रहा है वो अपना सामान प्रॉफिट में बेचेगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट बेच के निकलेगा? तो जब कंट्री खुद डूब रहा है तो उस टाइम में जो इनडायरेक्ट टैक्स, एक तरह से तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट है ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेचना पड़ेगा। बस है तो ये जीडीपी एमपी दुनिया को बताने के लिए कि हाँ मेरा इतना वैल्यू है, बट रियलिटी में आपको इतना वैल्यू, क्योंकि उसमें से माइनस होगा भैया क्या चीज? इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ तो अब हम दुनिया को ऐसा बोल सकते हैं एग्जाम्पल के कि लैपटॉप 40,000 का, बोर्ड 7,000 रुपए का, टीवी 7,000 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में इसके वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट तो हमको डिडक्ट करके बताना पड़ेगा ना। प्रॉफिट है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है गवर्नमेंट का प्रॉफिट है, इस वजह से इस प्रॉफिट को क्या नाम दिया गया है? नीट, इनडायरेक्ट टैक्स। वो भी वो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, समझो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स देता है और कई बार छूट भी हम लोग को देता है। एक वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, जाके देखिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो, इस पे तो डिस्कशन नहीं करेंगे कि मार्केट प्राइस फिर बाद में आके यहाँ पे एफसी होगा, हम खाली इस पे डिस्कस कर रहे हैं। जब इतना बढ़िया हम लोग जीडीपी एफसी निकाल लिए थे, तो फिर इस जीडीपी एफसी को एनडीपी एफसी में क्यों कन्वर्ट करना है? इस जीडीपी एफसी को एनडीपी एफसी में क्यों कन्वर्ट करना है?
ये फोन हम 14,000 रुपये में खरीदे हैं, तो ये भी 14,000 रुपये देगा। सबसे पहले इसमें से क्या तुम लोग हटाओगे, जो हम जीएसटी भरे थे, क्योंकि तुम लोग जीएसटी पढ़ा हुआ बच्चा है, तुम लोग तुरंत मिलेगा। देखिए भैया, फोन बेचना आपका बिजनेस, तो जब फोन बेचना आपका बिजनेस है तो इस फोन के ऊपर आप जो जीएसटी दिए थे, वो पैसा तो हम आपको पहला चीज। दूसरा चीज भैया, ये फोन आप मान लीजिए 14,000 रुपये खरीदे थे, 2,000 रुपये जीएसटी था, तो अब तो इसका वैल्यू हो गया 12,000 रुपये। अब नेक्स्ट, ये फोन भी आप एक साल से यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग फोन के ऊपर मान लीजिए 30% डिप्रिसिएशन होता है, तब तुम 12,000 का 30% डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, है कि नहीं है। जब 12,000 का 30% डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, तो पता चलेगा फोन का वैल्यू 7-8 हज़ार रुपये हो गया। तो तुम दो चीज माइनस किए, एक तो भैया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किए, जीएसटी मेरा इनडायरेक्ट टैक्स था। दूसरा मेरे में से क्या माइनस किया, डिप्रिसिएशन। बात समझे तो, कोई दिक्कत। कई बार बस एक छोटा सा दिक्कत हो जाता है। क्या एग्जांपल है, कैमरा देखे हो, कैमरा एक ऐसा टेक्नोलॉजी वाला सामान है ना, जिसका दिन पे दिन दाम बढ़ रहा है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेंस प्रोडक्शन, उसकी वजह से, बायोनिक चीज, उसकी वजह से दाम बढ़ रहा है। एकमात्र वही सा टेक्नोलॉजी का चीज है कि जो कैमरा पहले 80 का मिलता था, अब 1,60,000 हो गया है। कंपनीज कैमरा बनाना बंद कर रहा है, कुछ जो अच्छा कैमरा बना दिया, उसे दूसरा कैमरा नहीं बना पा रहा है। तो कुछ कुछ चीज ऐसा है टेक्नोलॉजी का भी फील्ड में, जिसका दाम घटने की जगह अप्रिशिएट ही हो रहा है। तब मान लो हम दो कैमरा खरीदे थे 80,000 रुपये में, आज उस कैमरा का दाम हो गया 1,60,000 रुपये। तो जाहिर सी बात है, जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो आज का वैल्यू के ऊपर चार्ज करेंगे। बात समझा तो फिर यहाँ पे एक और कंसेप्ट फिर से रिपीट क्लियर हो रहा है। आज दाम हो गया 1,60,000, पहले दाम कितना था, 80। आज जो दाम है उसको क्या बोलेंगे, मनी या नॉमिनल। अब पहले का जो दाम था उसको क्या बोलेंगे, रियल। रियल प्राइस जो हम पे किए थे, और आज का करेंट प्राइस क्या है। क्लियर है बात। तो इस बात से जरूरी है कि हम लोग जीडीपी को हम लोग एनडीपी में कन्वर्ट करें। क्लियर है बात। हम लोग ये रीजन समझ लिए कि ग्रॉस को नेट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, एमपी को फैक्टर कॉस्ट में क्यों कन्वर्ट करते हैं। अब आखिरी हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है, वो पॉइंट ये है कि ये चीज समझना हम लोग को कि भैया डोमेस्टिक को नेशनल में क्यों कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल है कि श्रीलंका को फॉर एग्जांपल इंडिया खरीद रहा है, अब पूरा उसके कंट्रोल में आने वाला है। श्रीलंका बोला कि मेरा नेट वर्थ, मतलब मेरा जो कंट्री का पूरा जीडीपी एमपी है, वो मेरा $100 मिलियन है। उसमें से तो पहले मोदी गवर्नमेंट यानी कि यहाँ का गवर्नमेंट क्या बोलेगा जब को टेक ओवर करेगा, कि इसमें से पहले तो तुम अपना सारा टैक्सेस का पैसा माइनस करो, वो तो हम तुमको नहीं देंगे। तो मान लो 10 मिलियन माइनस हो गया, 100 मिलियन में से 10 मिलियन माइनस हो गया, बचा 90। ठीक है, तो वो मेरे से क्या वादा किया था, मतलब मेरे को क्या बोला था श्रीलंका की मेरा जीडीपी एमपी कितना है, 100 है। ठीक है, $100 मिलियन, मिलियन या बिलियन कुछ भी मान लो। अब हम उसको क्या बोले कि भाई इसमें से सबसे पहले तो तुम अपना टैक्स माइनस करो। तो जैसे ही टैक्स माइनस करवाए तो क्या हो गया, $90 मिलियन। टैक्स माइनस हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। हम मतलब ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास जितना भी एसेट्स है, शिप होगा, क्रेन होगा, जो भी, सबका तुम ओरिजिनल दाम जोड़ के रखा है, ग्रॉस बोल रहा है। हमको सब पे डिप्रिसिएशन चार्ज चाहिए, बोला, और $20 डिप्रिसिएशन में मान लो निकल गया। अब मेरा क्या हो गया, एनडीपी एफसी, ये हो गया $70 मिलियन। बात खत्म। अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है इंडिया की, एक बात जानते हो, तुम्हारा कुछ कर्जा भी मेरे ऊपर। श्रीलंका बोला कब तुमसे कर्जा लिए, बोला नहीं नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, उसमें हम तुमसे कुछ पैसा पा रहे हैं। याद करो तुम लोग अगर अभी भी एक चैप्टर पढ़े होगे चाहे कभी भी, जब दो कंपनी मर्ज होता है, अगर डेटर क्रेडिटर होता है तो दोनों घट जाता है। एमलगेमेशन चैप्टर है तुम लोग का। अगर हम किसी का कंपनी, मानो हम अभिषेक का कंपनी टेक ओवर कर रहे हैं, वो मेरा डेटर है, हम उसके क्रेडिटर है 10-10 हज़ार रुपए से, तो दोनों वैल्यू घटेगा, होगा ना। और जो हम लोग का डोमेस्टिक से नेशनल है, उसका बीच का ब्रिज क्या है, एनएफआई, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेश से कितना पैसा आया और विदेश से कितना पैसा आया ना। सब इसी टाइप में। अच्छा, अब हम लोग का जब डोमेस्टिक में हम लोग
बाहर वाला पैसा लेस करेंगे, ठीक है, और बाहर से कितना पैसा हमको लेना वो दोनों एडजस्ट करेंगे, तो ये डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा नेशनल। 10-20 रुपए नहीं लेंगे तो जाएगा। अरे वो पैसा मांगना नहीं है। पैसा मांगना नहीं। ना ना, वो 2-2 3-3 बीच आता है और वही 10-20 रुपए लेके जाएगा उसके। अच्छा, तो अब वो डोमेस्टिक किस में कन्वर्ट हो गया बाबू? नेशनल। और वो जो एडलेस किया गया एनएनपीएफसी, वो बोला कि इंडिया बोला कि तुमसे और 20 रुपया पा रहे थे, तो कितना हो गया? $50। सोचो श्रीलंका अपना वैल्यू कितना लगाया था? 100। लेकिन एक्चुअली उसका वैल्यू निकला कितना? बात समझ आया? तो ये सेम कंसेप्ट बाबू तुम लोग एमलगेमेशन चैप्टर में भी सीखे हो। एक कंपनी बोलता है कि मेरा एसेट्स इतना रुपए का है, सामने वाला कंपनी उसको कम दाम में खरीदता है, जो पैसा बचता है वो कैपिटल रिजर्व, और ज्यादा दाम अगर दे रहा है तो गुडविल। बात समझ आया? तो कोई कंट्री खुद को किस सिचुएशन में बेचेगा? जब वो लॉस में होगा। और जब कोई कंट्री लॉस में खुद को बेच रहा है तो उसका हम वैल्यू कम ही ना लगाएंगे, मौका का फायदा उठाएंगे, इतना ईमानदार थोड़ी बनना है। बात समझ आया? अच्छा, लास्ट डे बताए थे नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपी और कुछ नहीं। तुम जीडीपी एमपी निकाल के रखो, कुछ भी निकाल के रखो, एनएनपी एफसी पे ना। इस नेशनल इनकम में से बाबू अगर गवर्नमेंट अपने कमाई घटा ले, क्या कर ले, तो जो इनकम बचता है उसको कहते हैं पर्सनल इनकम। जो इनकम बचता है उसको क्या बोलते हैं? जरा देखना, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में दे देगा पर्सनल इनकम निकालने को। प्राइवेट इनकम, ठीक है, लेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ इंटरप्राइज। मान लो एक कंपनी 100 रुपया प्रॉफिट कमाया है, लेकिन उसमें से 20 रुपया रिजर्व में रखेगा, बांटेगा नहीं 20 रुपया, तो एक्चुअली तो कमाई नहीं हुआ। उसके बाद माइनस नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द फॉरेन इंटरप्राइज, कुछ पैसा बचा करके विदेश भेज दिया, लीगली चाहिए, लीगली स्विच बैंक में भेजाओ चाहे कहीं पे भेजाओ, ठीक है। नेक्स्ट, लेस कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरप्राइज टुवर्ड्स द, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा समाज कल्याण में लगा दिया। एक कंसेप्ट होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होता है? हर कंपनी जो 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क क्रिएट कर लेता है, टर्नओवर अपना, उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना पड़ता है। वेलफेयर मतलब क्या हो गया? गार्डन मेंटेन करेगा, मंदिर बनवा देगा रिलीजियस मैटर, बस जाता हूँ, स्कूल छोटा सा खुलवा देगा, क्योंकि 500 करोड़ छोटा मोटा बात नहीं ना है। जैसे जैसरी टेक्सटाइल करता है, गार्डन मेंटेन करके रखेगा, ये सब चीज पे ध्यान देगा। तो आप जो प्रॉफिट कमाए, आप जो कमाई कमाए, उसमें से कुछ पैसा आप साइड रख दिए, कुछ पैसा विदेश भेज दिया, कुछ पैसा आप समाज के कल्याण के लिए लगा दिए, और उसमें से गवर्नमेंट का पैसा यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दिया। तो जो पैसा बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा ब्रांच है, टाटा ग्रुप्स का जगह जगह ब्रांच है। रिजर्व एंड सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कैसा जो बांटे नहीं है, बचा के रखे हैं। हाँ, क्या चीज? नहीं, तो पैसा हम अपने पास नहीं ना रख रहे खर्चा के लिए, मेरे पास तो खर्च के लिए नहीं ना। हाँ, ऐसा भी कह सकती हूँ, क्योंकि हम पर्सनल इनकम अभी देख रहे हैं कि पर्सनल इनकम कितना है, ठीक है। अच्छा, क्लियर है बात? पर्सनल इनकम, तो पहले था हम लोग का नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से हम ये सारा खर्चा माइनस कर देंगे, गवर्नमेंट इनकम सब, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? पर्सनल इनकम। अब एक बात ध्यान से सुनना, देश कमाया 100 रुपया, उसमें से अंबानी ग्रुप कमाया 90 रुपए, एग्जाम्पल, अंबानी
जो कमाया वो हो गया प्राइवेट इनकम। अंबानी मेरे को पैसा दिया, उसमें से 50 रुपए सैलरी, वो जो 50 रुपए हमको दिया, मेरा क्या हो गया, पर्सनल इनकम। अब हम सैलरी कमाए ना, सैलरी पे भी तो टैक्स देना पड़ेगा ना, तो जब उस सैलरी में से टैक्स माइनस करेंगे तो जो पैसा बचेगा वो होगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर हुआ? देश कमाया 100, अंबानी जिसमें से अकेले कितना कमाया था, 90। मान लो उसके अंडर हम जॉब करते हैं, अंबानी खुद भी टैक्स भरा होगा। अंबानी जो टैक्स भरा था वो क्या था, कॉर्पोरेट टैक्स। कोई दिक्कत? अंबानी जो खुद भरा भरा कॉर्पोरेट टैक्स। अब वो कॉर्पोरेट टैक्स भरने का उसके पास क्या बचा, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से मेरे को दिया, प्राइवेट इनकम में से मेरे को दिया पर्सनल इनकम। हाँ बेटा, प्राइवेट इनकम में से मेरे को दिया मेरा पर्सनल इनकम, और उस पर्सनल इनकम में मेरा जिम्मेदारी बनता है ना टैक्स भरने का। तो जब उस पर्सनल इनकम में से हम टैक्स भर देंगे तो बच जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ देखो, द इनकम दैट इंडिविजुअल हैव टू स्पेंड और सेव आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल टैक्स इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब वो जो पैसा बच रहा है टैक्स देने के बाद, उसको तुमको पानी में फेंकना फेंको, पैसा बचाना है बचाओ, पैसा उड़ाना उड़ाओ, इन टैक्स देने के बाद। तो अगर ढंग से देखो तो नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट का कमाई माइनस करेंगे तो आता है प्राइवेट इनकम। ठीक है, प्राइवेट इनकम में से गवर्नमेंट का टैक्स माइनस कर देंगे, और जब एम्प्लॉय को देंगे वो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पर्सनल इनकम। और जब पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या दिक्कत है आता है? जो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों टैक्स पे करने लगे? हाँ हाँ, टैक्स पे करेगा, अंबानी टैक्स पे कर रहा है ना, गवर्नमेंट नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स। गवर्नमेंट को नहीं, एम्प्लॉय को दे रहा है, एम्प्लॉय को। मान लो मेरा सैलरी है, इनकम टैक्स वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। अच्छा, नेक्स्ट चीज भैया, ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? मान लो हम लोग का देश का कमाई है 1,000 रुपया, और हम लोग का देश का पॉपुलेशन है 100, तो पर पर्सन पे कितना इनकम हुआ? बस यही है पर कैपिटा इनकम। द अमाउंट रिसीव्ड बाय डिवाइडिंग, जो अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर ऑफ ए कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर कैपिटा। यानी कि देश का कुल कमाई डिवाइडेड बाय देश का कुल पॉपुलेशन। डिफाइन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने का कितना फॉर्मूला है, कितना तरीका है? 3। ठीक है, कौन कौन सा? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड। जो पुराना शीट में जितना फॉर्मूला और रूल बताया पुराना वीडियो में, वो पूरा एलिटीज लिखना है। एक चीज बस तुमको इसमें से नोट करना है, वो क्या चीज है? द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस विच आर मार्केटेड आर इंक्लूड। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो आप जीडीपी निकाल रहे हो वो आप मार्केट वैल्यू पे निकाल रहे हो, आपको उसको बाद में चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरा, द सर्विस ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस। ठीक है, इनपुट होगा, इनपुट रेंट शुड बी इंक्लूडेड। द सर्विस ऑफ द सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अब इसका मतलब क्या है, मेरा एक रिलेटिव है उसको, या फिर मेरे ही घर में कोई है, ठीक है, या मेरे ही पापा मान लो रूम में हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, कल से बोला हमको पता नहीं, बाप बेटा का रिश्ता एक जगह, कमाई एक जगह, ये रूम हम भाड़ा देते तो 2,000 रुपया मिलता, तुम 2,000 रुपया दो, तो क्या ये नेशनल इनकम है? बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की इनकम को कहते हैं ट्रांसफर अर्निंग, क्योंकि जो उनका बेटा कमा रहा है अल्टीमेटली वो भी तो उन्हीं का कमाई है, किसी दिन रोके हैं, हालांकि 1 रुपए देंगे नहीं, बट रोके हैं किसी दिन, है कि नहीं है? तो वो भी तो उन्हीं का कमाई है। ये कंसेप्ट समझाना क्या चला समझो। हम गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट के पास जाके तेज बनने लगे। गवर्नमेंट बोला मंजीत जी आप 100 रुपया कमाए हैं, आपका बिजनेस से 30% नहीं 30 रुपए टैक्स दिया, मुझे 100 रुपया कहाँ कमाए हैं? तो बात ध्यान से सुनिए, जो घर है ना वो घर मेरे नाम पे नहीं है, वो घर किसी और व्यक्ति के नाम पे है। कौन है? तो मदन मोहन श्रीवास्तव। कौन है भाई? हमारे दादाजी।
अब इतना थोड़ी ना मेरा आधार कार्ड में लिखा हुआ। हम बोले उनको हमको रेंट देना पड़ता है 3,000 4,000 5,000 रुपए जो भी रेंट है, तो रेंट का पैसा दिखा के पैसा बचा दिए। अब ये खर्चा हमको एक्चुअली में किसी को देना, ये खर्चा एक्चुअली में हमको देना नहीं पड़ रहा है। बस समझे तो। अब जिस बच्चा के मन में आएगा कि भाई ऐसे झूठ बोल के पकड़ा नहीं जाइएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएंगे। लेकिन तुम ये सोचो, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख की इनकम टैक्स इतना माथा मारेगा, उसको मारना है तो 10-10 हजार करोड़ का घपला हो रहा है, वहां जाके मारो ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तुम झूठ बोल के थोड़ा टैक्स बचा के निकल जाएंगे। तो ये बात क्लियर करना चाह रहा है कि अगर मान लो एग्जाम्पल आप रेंट वगैरह ऐसा कोई इनकम दिखा रहे हो जो कि आपका इम्प्यूटेड कॉस्ट है। इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब वो खर्चा आपका लग नहीं रहा, बस आप दिखा रहे हो कि आपको खर्चा रेंट मेरा लग नहीं रहा, बट हम दिखा रहे कि रेंट मेरा लगा है, वो कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं ना आप, अगर इंक्वायरी होगा तो रेंट एग्रीमेंट दिखा के। नहीं नहीं, वो तो टैक्स के लिए इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि हमको तो सच बता। इसमें तो बचा सकते हैं। तो फिर जिस दिन देश बिकेगा अगर मान लो, तब तो सारा चीज सामने आएगा ही ना। इससे तो पहले ही बोला कि भैया उस दिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले ही से तुम लोग अपना ये सब चीज। दूसरा, इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर etc, द वैल्यू ऑफ सर्विस आर इंक्लूडेड। जो भी इंसान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कमा रहा, हाँ वो कमाई माना जाएगा। हम किससे कमा रहे हैं? नहीं, ये बात सही कहने के लिए हम कुछ नौकरी कर रहे हैं। M2S कॉमर्स LLP का हम एम्प्लॉय हैं जिसको सैलरी मिलता है। हमको अपने इनकम पे 30% टैक्स। हम पार्टनर हैं, बट ठीक है, बट हम डायरेक्टर भी है संग में। प्रॉफिट का हिस्सा एकदम लास्ट में मिलता है। पहले जो हर महीने यहाँ पे फीस कलेक्ट होता है, उसमें से 5,000 10,000 रुपए खाली हमको सैलरी मिलता है। क्योंकि अगर इसको हम पूरा प्रॉफिट दिखा के रखेंगे तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर इंस्टीट्यूट के वो होगा कि इंस्टीट्यूट अलग है, हम अलग हैं, पता है, तो इंस्टीट्यूट दिखाएगा कि हम टैक्स कैसे भरे। हाईएस्ट सैलरी तो मंजीत भैया लेके चल जाते हैं। अब मंजीत भैया से पूछेगा आप हाईएस्ट सैलरी क्यों लेके जाते हैं, तो हम दिन भर यहाँ पे काम करते हैं, तो जो बनता है पूरा हाईएस्ट अपना देता है। 2.5 लाख तक, फिर जब मेरे ऊपर बात आता है तो 2.5 लाख तक माफ। 2.5 लाख पे 12%, 5%, ये गेम हो जाता है। अब फर्म का रहेगा तो फर्म का असेसमेंट तुम लोग का 30% सीधे देना पड़ता है, तो उसमें माफ थोड़ी होता है। जब पढ़े तो कुछ तो यूज करेंगे ना। अच्छा, पब्लिक सर्विस सच एज डिफेंस पुलिस etc शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट्स लोग भी जो काम कर रहे हैं उनका भी खर्चा और कमाई काउंट होगा। वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस बट नॉट येट मार्केटेड शैल इंक्लूड। इसका मतलब क्या है? कोई सामान, तुम लोग ये वर्ड पढ़े हो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर कोई सामान वर्क इन प्रोग्रेस में, उसका ही वैल्यू काउंट होगा, भले सामान पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हुआ, उसको काउंट किया जाएगा। अगर तुम लोग सेकंड सेमेस्टर में याद होगा तो कॉस्ट शीट सीखे थे, ओपनिंग WIP से क्लोजिंग WIP करते थे, तो काउंट किया जाता है। ठीक है, क्या चीज? वर्क इन प्रोग्रेस ही बना कहाँ है? हम किए हम्म, जो तो फुल साल का बनाते हैं, मानिए ओपनिंग WIP ऐड किए और क्लोजिंग तो लिस्ट कर रहे हैं ना। इस साल जो बच गया उसको तो लिस्ट कर ही रहे हैं। मान लो कल मेरे पास 4 कुर्सी था जो इनकम्प्लीट था, तो वो आज पहले आएंगे तो वही 4 कुर्सी को जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करेंगे ना। तो वही तो 4 को हम क्या फिनिश पे कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर आज काम करना स्टार्ट किए, 2 कुर्सी अनफिनिश रह गया, तो उसको तो हम लिस्ट कर ही दे रहे हैं। बात समझे तो। अच्छा, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है भैया? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कुछ लिखना चाहे मत लिखना, फॉर्मूला लिख के आ जाना। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस, ठीक है, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। और ये जो बात तुमको समझाया पूरा रीड करके देख लेना, यहाँ से यहाँ तक वही बात लिखा हुआ है। द वैल्यू एडेड मेथड, वी टेक द वैल्यू एडेड ईच स्टेज
of production and add them up. The value added by the productive unit is the difference between value of output, ठीक है, of the year and the value of raw material. रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ये लास्ट टाइम बताया था, परचेज, ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में, that have been drawn from the production of the year, ठीक है, the value of raw material, ठीक है, accumulated stock not deducted, and the value of raw material drawn, the current production but not used the year also deducted. यानी कि वही बोला है कि चेंज इन स्टॉक निकालना है, जितना काम हुआ उतना। परचेज, तो परचेज का मतलब इतना याद रखना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है, क्या क्या होता है? सीओई का फुल फॉर्म क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता है? वेजेस, सैलरी, कैश इन काइंड, सेम लाइन मेरा वहां पे लिखा हुआ था ना। दूसरा, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग। इसका मतलब क्या होता है भैया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग सेम चीज है, और इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? सेविंग, और जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। एम आई रिप्रेजेंट मिक्स इनकम। एम आई का मतलब क्या होता है? हम लोग जैसा आदमी जो कुछ कुछ करके कमा लेता है, ठीक है, एक दिन बोरा उठा के 2 रुपए कमा लिया है, फिर कुछ बेच के 2 रुपए कमा, हम लोग वो सब होता है मिक्स इनकम। याद रखना है, जो हम बार बार करें, ट्रांसफर इनकम कभी भी काउंट, ट्रांसफर इनकम का 2-3 एग्जाम्पल, डोनेशन, पेंशन, चैरिटी, ये सब एग्जाम्पल है। गलती से भी स्कॉलरशिप काउंट मत करना, एग्जाम में दिया रहेगा तुमको धाराशाही करने के लिए। बस में तो नेक्स्ट देख लो। अच्छा, विंड गेन, लॉटरी, विंड गेन मतलब क्या? हवा, हवा में जो पैसा आ गया, ई का भैया हवा में। मान लो किसी दुकान में गए, हम 100 का नोट दिए, 10 का सामान लियो, गलती से हमको 90 की जगह 490 दे दिया, हम लोग रख लिए, फिर तो क्या भगवान हवाई में ना पैसा दिए हैं विंड के, ठीक है। दूसरा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मस्ट बी इंक्लूडेड, इलीगल इनकम शुड नॉट इंक्लूडेड। मर्डर करके पैसा कमाएंगे वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे देखोगे तब तो हम लोग का देश का कमाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। इलीगल कट्टा कितना रखा हुआ है कहाँ कहाँ। हाउस होल्ड सर्विस, ठीक है, रेंडर्ड बाय द मेंबर ऑफ फैमिली शुड नॉट बी। हाउस होल्ड सर्विस जो बताया था, अब मेरे पापा मेरे को पाल रहे हैं, उसका पैसा देंगे, और लेंगे भी तो उसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अभी बात हो रहा था ना सेकेंड हैंड फोन बेचने का, वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बात आता है एक्सपेंडिचर मेथड, क्या क्या होता है? सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर जी फॉर गवर्नमेंट कंजम्पशन, ठीक है, और एक होता है एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। देख लो एक एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका? प्राइवेट फाइनेंस, यानी कि हम प्राइवेट पर्सन का। जी फॉर गवर्नमेंट का खर्चा, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि कैपिटल गुड्स बन रहा है, कैपिटल गुड्स मतलब इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स में एक बार बताना, घर आएगा, कैपिटल गुड्स से घर, ठीक है, कार बाइक ये सब आएगा, गोल्ड आएगा, तो जब ये सब हम खरीद रहे थे तो इन्वेस्ट कर रहे ना पैसा। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत? सबका वैल्यू बढ़ेगा। या तुम बोलोगे भैया बाइक खरीदने से कैसे वैल्यू बढ़ रहा है? हाँ, थोड़ा अप्रोच दूसरा रखना पड़ेगा। अगर बाइक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम में से कोई खरीद रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो शायद वर्थ ना बढ़े, बट हम खरीदेंगे तो वर्थ बढ़ेगा। भैया आपकी सेलिब्रिटी थोड़ी, नहीं, मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। जब हम फर्स्ट टाइम बाइक खरीदे थे 1 साल बाद, तो यही चर्चा चल रहा था कि अभी इसको पढ़ाते हुए 21 साल हो गया, तुरंत बाइक भी दे दिया। और उसमें और थोड़ा हम क्या, ये थे ईएमआई पे, पैसा तो था नहीं, आधा किडनी बेच के, लेकिन सबको हल्ला क्या, अगर पूरा एक बार में पैसा देके दिए हैं, तो लोगों को लग रहा था कि कितना अच्छा इसका बिजनेस चल रहा है, ग्रो, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं? होर्डिंग क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? होर्डिंग। लोगों का ऐसा ऐसा शेयर मार्केट में भी होता है। मान लो कल मेरा कंपनी का शेयर आ रहा है, आज हम अपने सारे स्टूडेंट्स को बोल दिए कि सब कोई शेयर पे पैसा लगा दो। जब सब कोई शेयर पे पैसा लगाएगा तो सेबी को क्या करेगा? इतना भी भीड़ लगाया, प्राइस बढ़ाते जाएगा। ये देख के आम पब्लिक भी कुछ आएगा, बाद में तुम लोग का पैसा हम तुम लोग को एक्सेस एप्लीकेशन करके रिफंड कर देंगे, और बाकी जितना लोग को मूर्ख बनाना था मूर्ख बना लेंगे। ये भी होता है होर्डिंग शेयर मार्केट में। जैसे ये काम हुआ था किस टाइम में? एलआईसी के टाइम। लोगों को समझ में नहीं आ रहा एलआईसी में था, पूरा इंडिया पकड़ा गया था एलआईसी का आईपीओ देंगे, सब रो रहा है। जोमेटो के संग यही हुआ, पेटीएम के संग यही होगा, मामा अर्थ के संग यही हो रहा है, सबके संग होर्डिंग क्रिएट हो जाता है। एक बात याद रखना, जो चीज मार्केट में बहुत ज्यादा दिख रहा है इसका मतलब वो नहीं कि प्रॉफिटेबल है। दिन भर में तुम कभी बाहर निकलो जोमेटो का जरूर दिखेगा लेकिन लॉस में चल रहा है। इंडिया का जर्सी पे तुमको बाईजूस दिखेगा लेकिन लॉस में चल रहा है। तो ये चीज समझना जरूरी है। आज के डेट में वही बिजनेस खाली प्रॉफिटेबल है जिसके पास एक चेहरा है। अगर चेहरा नहीं है तो नहीं। एग्जांपल देख लो, बोट सुपरहिट है क्योंकि उसमें अमन गुप्ता का चेहरा दिख रहा है। फिजिक्स वाला सुपरहिट है क्योंकि उसको कोई दूसरा शाहरुख खान नहीं चाहिए, खुद का इंस्टीट्यूट का शाहरुख खान है, अलग पांडे। बात समझाए तो? बायजूस का यही गलती है, उसमें फेस नहीं दिख रहा है। एमबीए चाय वाला जिसका कोई बिजनेस बिजनेस था ही नहीं, वो भी चल गया। क्यों चल गया? रीजन क्या था? एक फेस दिख रहा था, प्रफुल्ल बिलोरे का। बंद कर दे। ऐड कर दे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, जैसा अभी एक आदमी आए थे ना, क्वेश्चन में क्या होगा? और यही तो क्वालिटी है। मिक्स इनकम तुमको डायरेक्ट बता देगा, उसका कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है। और ऐसा अगर तुम्हें जानना है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे देखो डॉक्टर का फीस था यहाँ पे, ट्यूशन फीस था यहाँ पे, लॉयर का फीस कई बात हुआ है, तो ये सब क्या हो गया? मिक्स इनकम। कंपनसेशन इम्प्लॉय को क्या मिलता है? सैलरी, वेजेस इन काइंड। मान लो कि मेरे पास जॉब कर रहा है, खुशी से हम उसके पेन उठा के दे दिए, कंपल्सरी दोनों सेम ही होगा। अलग हो गया। सैलरी वेज हम अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मेरे को सैलरी मिल रहा है, तब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। बट हम यहाँ पे खुद से पढ़ा रहे हैं, खुद का है, मेरे ऊपर वो मिक्स इनकम का पार्ट है। इसका प्रिकॉशन क्या है बाबू? एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड। सेकंड हैंड सामान खरीदोगे तो उसको खर्चा नहीं माना जाएगा। क्लियर है? दूसरा, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड। तीसरा, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर बॉन्ड शुड बी एक्सक्लूडेड। अब ये बताइए भैया, छोड़ दो इसको। अब बड़ा बात ही ना कि हमको इसके ऊपर कितना मेहनत करना पड़ेगा वो सोचो। रिकॉर्डिंग चल रहा है, कहाँ कहाँ कितना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। अच्छा, शेयर्स और बॉन्ड क्यों बोला गया? अभी तुमको एग्जांपल बताया ना कि शेयर्स और बॉन्ड में कमाई से ज्यादा होर्डिंग्स क्रिएट होता है, बस है। तो उसको गवर्नमेंट कैसे इनकम मान ले? बात समझ में आए तो? उससे मेरा इंटरेस्ट उससे मेरा इंटरेस्ट उससे मिला, तो इसमें कौन सा इंटरेस्ट मिलता है? बॉन्ड से तो मिलता है। हाँ, बॉन्ड से मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन बॉन्ड्स का वैल्यू तो फ्लक्चुएट होते रहता है, और गवर्नमेंट अपने बेनिफिट्स के लिए बॉन्ड बनाए। ये आम पब्लिक पागल है जो ट्रेजरी बिल, जीरो कूपन बॉन्ड इन सब पैसे इन्वेस्ट करता है। ये गवर्नमेंट अपने लिए बनाया है, हम लोग के लिए नहीं बनाया है। अब ये भी समझते हैं क्यों? अगर मान लो कि इस रिमोट का दाम 1 करोड़ रुपया है एग्जाम्पल के लिए, तो रिमोट तुम सबको चाहिए होगा। लेकिन अगर इस रिमोट का दाम 100 रुपया, आप किसको चाहिए? हम लेके होल्ड कर देंगे, कभी तो 1 करोड़ होगा। हाँ, यही बस चीज है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, जब करेंसी का, इंडियन करेंसी का दाम फ्लक्चुएट होता है, जब बढ़ता है तो चाहता है कि करेंसी मेरे पास आए, तो लोगों को ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड बॉन्ड इन सब का लालच देता है कि आप ये खरीद लो और पैसा मेरे पास लिक्विडेट कैश आ जाएगा। जब इसका वैल्यू घटता है, ठीक है, तब तुमको वापस कर देता है। सिंपल सा फंडा है कि मार्केट में कैश को मैनेज कर पाए, ये आरबीआई का फंडा है। तो ये जनरली समझना पड़ता है। हाँ, हम लोग आम पब्लिक उतना नहीं खरीदते हैं क्योंकि हम लोग आइडिया ही नहीं है। आज से 10 साल पहले शेयर्स कितना लोग खरीदता था? अभी भी इंडिया में मात्र 13% लोग ट्रेडिंग करता है पॉपुलेशन का। 5% हाँ, 5% हम 13% सुने हैं। जो में 5 है हाँ, 5 कुछ है। और शेयर से भी तो इनकम जनरेट हो रहा है, तो फिर उसको कैश
शेयर से इनकम जनरेट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो काउंट किया, डिविडेंड तो काउंट किया, कौन सा चीज नहीं काउंट कर रहा है? जो हम लोग शेयर्स बेचते हैं ना, तो हम किसी को मूर्ख बना के शेयर्स बेच दिए, ये पैसा काउंट नहीं कर रहा। बात समझा? तो सेल्स ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स, इसको काउंट नहीं कर रहा है। बात समझा? तो वो तो काउंट होगा। अच्छा, डबल काउंटिंग एक्सपेंडिचर, ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस आर एक्सक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? गुड्स दो तरह का होता है, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, एक होता है फाइनल गुड। एक्सपेंडिचर मेथड साफ साफ बोला है, जो बात तुम बात करी थी डबल काउंटिंग का, क्या बोला है कि अगर ये रिमोट प्रोडक्शन लाइन को पार कर चुका है, अभी पूरा रेडी है मार्केट में बिकने के लिए, तभी इसको काउंट करो, अदरवाइज नहीं है तो काउंट मत करो। एक्सपेंडिचर मेथड में, किस मेथड में? बात समझा? तो वैल्यू एडेड मेथड, ये बात हम लोग को क्लियर है? तो कोई दिक्कत इसमें? तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या हो गया? जो अभी भी प्रोडक्शन के लाइन में है, मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है। बस है। और फिनिश्ड क्या होता है? ये पूरा कंप्लीट पैकेज रेडी है, अब उसको आप यूज कर सकते हो। बात समझा? तो जैसे खान सर क्या है? फिनिश गुड का। हम लोग क्या है अभी? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, ये बात बार बार हम बता चुके हैं। कैन ट्रांसफर अर्निंग बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? नो। क्लियर? कैन कैपिटल गेन बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? नहीं। कैपिटल गेन मतलब जानते हैं ना, कैपिटल एसेट बेच के। ठीक है, क्यों? कास्केडिंग इफेक्ट के चलते हैं। बताते हैं। एक बार हम सोना खरीदे, जेनविन जाके शॉप से खरीद कर, नेक्स्ट टाइम वो गोल्ड हम अभिषेक को बेच दिए, एक बार तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना। अब ये सोना भले इसका वैल्यू बढ़ा, लेकिन है तो सेकंड हैंड गुड्स। बस हो जाए तो घर बिल्डिंग ये सब दोबारा इससे घर बिक चुका है ऑलरेडी। जिस दिन जमीन बिका वो एक बार हो चुका, अब उसका दोबारा इसको हम कितना बेचे, कुछ भी करें, उससे कोई गवर्नमेंट को मतलब नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं होगा। ये तो ट्रांसफर इनकम है, जिसपे हम चढ़ के बैठे हुए हैं। जिस दिन यहाँ से हटेंगे, इसको बेचेंगे, तो ट्रांसफर इनकम आएगा। और ढंग से सोचो तो मेरा बाप दादा एक जमीन खरीद के घर बना के हमको दे के जाएगा, हम इसमें किए का? बहुत पढ़ा के देश बचा रहे हैं। अच्छा, बोल रहा है डिफिकल्टीज इन द मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। पूरा डेटा हम लोग के पास नहीं है। ऐसा बहुत सारा लोग है जो कमाता है, बट उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बड़ा बाजार इतना सारा मुठिया लोग मेहनत से कमाता, प्योर मेहनत है, अब उसका हिसाब किताब है। बस समझा? तो हम मुठियागिरी करते, मेरा हिसाब किताब है। अच्छा, इंडिया में कितना पढ़ा लिखा लोग तुमको पता है? ठीक है, उस पे नहीं जाना है कि 98%, 80% है। सबका बुद्धि के नीचे है। घुटना के, ठीक है। 90% बिजनेस करने आता है, लेकिन ये बात पता नहीं है। इंडिया में इनकम टैक्स लोग इस वजह से नहीं जमा करते, इनकम टैक्स इस वजह से नहीं बनाता है कि एक नॉर्म से जिसको फॉलो करना चाहिए। जिस दिन उन लोग को याद रहता है कि अब बेटी का शादी 2 साल बाद करना है, वो फ्लैट खरीदना है, उस साल से इनकम टैक्स रिटर्न बनाओ, लोन मिलेगा। वो लोग ये कंसेप्ट है। अब देखो, हम जब 18 साल के हुए थे, उस टाइम मेरा साल का 7,000 रुपए इनकम था। उस टाइम से हम इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं। टैक्स जमा नहीं कर रहे, बस ITI फाइल जमा कर रहे हैं। क्या रीजन है? नियम है जो हम खुशी खुशी पालन करना था, कर रहे थे। ठीक है, 7,000 रुपए 18 साल की उम्र से, अभी 25 साल, मतलब मेरा खुद का ITI रिटर्न कितना नहीं से हुआ पड़ा हुआ है। अभी का मत पूछना कितना है। नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी। 90% इनकम तो ब्लैक मनी में पड़ा हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, ट्रेस करना सबसे ज्यादा दिक्कत है। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ सम टाइम मल्टीपल काउंटिंग, एक ही इनकम 2-4 बार काउंट हो जाता है गलती से। प्रॉब्लम ऑफ नॉन मार्केटेड गुड्स, कुछ गुड्स ऐसा है जो मार्केट में नहीं बिकता है। ठीक है, उन सब गुड्स के बारे में। इंडिया इज अ लार्ज पार्ट ऑफ आउटपुट नॉन मार्केटेड, देयर इज अ बार्टर सिस्टम। आज भी इंडिया में बहुत हद तक बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं चल रहा है। फार्मर्स, किसान एरिया आज भी चलता है। हमको तो अभी रिसेंटली गाँव गए, बहुत टाइम हो गया। जब हम क्लास 7, 8 या 9 में थे, तब गए थे गाँव, तो देखे थे हमारा फूफा जी का एक दुकान है, लोग चावल ला के दे रहा है।
ठीक है, 2 किलो 3 किलो उसके बदले 1 किलो चीनी दे रहे हैं। अरे वाह, आप ही लोग तो कमा रहे हैं। ये मोदी होता है। वहां पे अलग सिस्टम चलता है, रिचार्ज का दाम 10 रुपए है। ये हम मोतिहारी का बात बता रहे हैं, और आज से 5-7 साल पहले बाबू राम मोतिहारी। रिचार्ज 10 रुपया लिखा हुआ है, बट रिचार्ज बिक रहा है 11 रुपए में, जो उस टाइम वाला चलता था वो। हम सब 40 रुपए का है, बिकेगा 45, 5 रुपए ठंडा करने का। अरे गुरु, अब उन लोग को किसको तो समझाओगे कि एमआरपी बोल के कोई कंसेप्ट होता है सर। वो यहाँ चलता है वो भी ठंडा नहीं खेलेंगे यार। वो लोग बोले ठंडा ना होगा सही बोलेगा ठीक है। अच्छा, पर्सनल सर्विसेज, सम पर्सनल सर्विस आर केप्ट आउट ऑफ इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज डिफिकल्टी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सर्विस। कुछ ऐसा पर्सनल इनकम होता है जो छिपा रहता है। एग्जाम्पल बता दें, जो वीडियो बनता है, जो वीडियो में एडिट करता है, अगर किसी एडिटर को रखते हैं, 100-200 रुपये भी तो देता। आज के डेट में वो काम हम खुद ही कर रहे हैं, रात को जग के जैसे भी खुद ही कर रहे हैं। तो वो इनकम कहीं ना कहीं एक तरह से तो क्या हो गया, पर्सनल सर्विस इनकम हो गया, जो खुद से खुद के लिए हम काम कर ले रहे हैं और उसके लिए पेमेंट करना नहीं पड़ा। तो पैसा तो बचा, इन हम कभी बताने जाएंगे गवर्नमेंट को। सबसे प्यारा क्वेश्चन, एक एक करके हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस हम लोग के पास। सबसे पहले क्या आता है, फर्म और हाउस होल्ड। हाउस पहले ये समझो, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में पैसा रुपया का इनोवेशन नहीं होगा, दुनिया में पैसा आता ही नहीं है। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, हम लोग कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या देगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है बाबू, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बदले फर्म उन लोग को क्या देगा, हम अभी को पैसा ही भी नहीं करता है, मान लो कि दुनिया में पैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, गुड्स एंड सर्विस क्या देगा, इसको कहते हैं हम लोग रियल सर्कुलर फ्लो। क्या कहते हैं, अब इसमें हम लोग पैसा इन्वॉल्व करते हैं, क्या इन्वॉल्व करते हैं, पैसा। फर्म, हाउस होल्ड, सबसे पहले क्या प्रोवाइड किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट। अब ये इसके बदले इसको क्या देगा, हाँ, फैक्टर पेमेंट। यहाँ पे प्रोडक्शन है, ये पेमेंट है। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, वही जो सबसे पहले बताया था, वेजेस एंड ऑल। ठीक है, जब फैक्टर पेमेंट इसके पास मिला, ये क्या करना स्टार्ट कर दिया, फर्म को पैसा देने लगा, और फर्म से क्या देने लगा, गुड्स एंड, ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस, और फर्म इसको क्या देने लगा, गुड्स एंड सर्विस। यही होता है ना जनरली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार यहाँ पे देख लो, ये हमारा फर्म है, ये हमारा हाउस होल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस होल्ड फर्म के बीच में पहला क्या हुआ है, ए, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज, इसका ट्रांजेक्शन, मतलब एक जगह से क्या गया है, काम किया है, दूसरी जगह से उसको पैसा मिला है, फिर वो पैसा हम लोग क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं किस पे, गुड्स और सर्विस के ऊपर। ऐसे ही पैसा घूमते रहता है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हम जयश्री में काम करते हैं, जयश्री एक फर्म है, हम हाउस होल्ड है, वहां जाके हम लेबर का काम कर रहे हैं, मेरे को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। जब उससे वेजेस में हम पहले सर्विस दिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, मेरे को फैक्टर पेमेंट मिला। अब मेरे घर में, ठीक है, मेरी बहन का शादी है, जीजा जी को लिनन का ही कपड़ा पहनना, तो क्या करेंगे, उसी सैलरी में से जाके लिनन का कपड़ा खरीदेंगे, तो फिर उस पैसा दिया हम, और लिनन हमको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विस। यही होता है जनरली, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो सेकंड ये 2 सेक्टर है। अब बात करते हैं 3 सेक्टर का। अब पब्लिक हो जाएगा थोड़ा तेज। पब्लिक क्या तेज हो जाएगा, कि हाउस होल्ड और फर्म में बिल्कुल आराम से ट्रांजेक्शन चल रहा था, अब ये क्या करेगा ना, कुछ पैसा साइड करके सेव रखने लगेगा, ठीक है, गद्दा के नीचे, चाय पत्ती का डब्बा में, और थोड़ा थोड़ा पैसा, मतलब हर घर में 500-700 रुपए। और इंडिया का आबादी तुमको पता है ना, पापा लोग डायरी के बीच में, जो मम्मी झाड़ू लगाते टाइम देख लेगी, फिर वो भी डब्बा में चल जाएगा, चाय पत्ती का।
ऐसे छुपा छुपा के रखने लगा। अब फर्म को दिक्कत होने लगा। क्या रीजन है? फर्म के पास पैसा घूम के आ ही नहीं रहा है। फर्म के पास घूम के पैसा आ ही नहीं रहा। फर्म तो इस उम्मीद में बैठा कि हम जो पैसा दिए हैं उससे तुम गुड्स एंड सर्विस खरीदना होगे। इंसान खुद का मन मारना सीख गया है। जहां उसको 10 kg कोई सामान चाहिए था 5 kg में एडजस्ट करा, कुछ पैसा बचा रहा है। तब फिर ये फर्म गया गवर्नमेंट के पास कि भाई देखो टैक्स तो हम तुमको नहीं दे पाएंगे। अब बोला क्यों नहीं दे पाओगे भैया? तो बोला कि इस वजह से नहीं दे पाएंगे, आदमी लोग तेज हो गया, पैसा सेव करना सीख गया है। तब जाकर के लोग बीच में एक नया चीज ओपन किया जिसका नाम था एफएम, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। और बैंक हम लोग को लालच देने लगा कि भैया तुम पैसा मेरे पास रखो, घर में रखे हो तो बच्चा दे रहा है पैसा, नहीं ना, मेरे पास रखो, यहाँ पैसा बच्चा देगा 3.5%। इस लालच में अब घर वाले लोग पैसा कहाँ रखने लगा? एफएम, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट, बैंक वगैरह में। और फिर इसी बैंक से कौन लोन लेने लगा? फर्म। अब हम लोग को इंटरेस्ट देता है कितना? 3.5%। अब बैंक उससे लोन से कितना कमाता है? 20%। 20 का सीधे 17.5%। अब तो आदमी और तेज हो गया, ये भी समझ गया, इस तरह से डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में खुद जाके इन्वेस्ट कर रहा है। ये हुआ 3 सेक्टर। सॉरी, ये हुआ 3 सेक्टर: फर्म, एफएम और हाउस होल्ड। क्लियर है? गवर्नमेंट बोला हाउस होल्ड भी कमा रहा है, फर्म भी कमा रहा है, फाइनेंशियल मार्केट हम मुंह देखेंगे, हम भी कमाएंगे। मतलब तुम किस बात का पैसा कमाओगे? बोला कि हम कमाएंगे टैक्स। और टैक्स देके फायदा क्या? तुम लोग को सुविधा देंगे, रोड बनवा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, लाइट लगवा देंगे, खाली इलेक्शन टाइम में ये सब काम करेंगे। और इसके बदले तुम लोग से क्या देंगे? टैक्स। तो फिर अब जो चौथा इंसान एंटर किया वो कौन है? गवर्नमेंट। और ये सबसे मिलके क्या देता है बाबू? टैक्स। अब इंडिविजुअल से लेता है इनकम टैक्स, बिजनेस से लेता है कॉर्पोरेट टैक्स, आम पब्लिक से लेता है जीएसटी। अलग अलग चीज है, बस नहीं होता, अल्टीमेटली सारा टैक्स हम लोग को देना पड़ता है। अच्छा, अब ये जब गवर्नमेंट वाला मुद्दा हो गया तब एक और इंसान आया, एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर लोग। वो आकर के पैसा इन्वेस्ट करने लगा। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाला कंसेप्ट क्या है समझो। पैसा इसी इकोनॉमी में घूमते रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, गिने चुने लोग, ठीक है, गिने चुने का संख्या बहुत ज्यादा है, जो इस इकोनॉमिक से पैसा लीकेज करते हैं। यानी सर्कुलर में इससे पैसा घूम रहा धक से ने पकड़ा, ब्लैक मनी ये काम करता है। जैसे मान लो किसी पॉलिटिशियन को मान लो 10 करोड़ रुपए मिला रोड बनवाने को, 2 करोड़ में रोड बनेगा, 8 करोड़ कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं अलमारी अलमारी में किसी हीरोइन के घर में रख देगा। होता है कि नहीं होता है? तो वो हो गया ब्लैक मनी। अब इस सिचुएशन में पैसा क्या हो गया? हमारी इकोनॉमिक से लीकेज हो गया, यानी कि पैसा साइड हो गया। अब वो तो बैंक में भी पैसा नहीं रख सकता ना, क्योंकि डुप्लीकेट पैसा है। अब हम लोग जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर के पास, बोलते हैं कि आप हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो। तो यहाँ से जितना पैसा लीकेज होता है, अगर बाहर से पैसा आ जाएगा तो बेनिफिट होगा। यही रीजन है कि देखो, हम किसी पॉलिटिशियन का तारीफ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, कि तुम कुछ भी बनाओ, कहीं भी बेचो, आके यहाँ बनाओ। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर। और गवर्नमेंट कितना लोग को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा? यहाँ पे देख तो प्यून का पोस्ट निकलता है, 5 लाख का वैकेंसी भर देता है, उसमें पीएचडी रहता है, और अपने ऊपर रिग्रेट होने लगता है कि हम तो इतना कम पढ़ के हीरो बन रहे हैं। ये रियलिटी है इंडिया का। वैकेंसी 50,000 1 करोड़ भाग रहा है। तो ये हालत है इंडिया। तो अब गवर्नमेंट कितना अपने ऊपर लेगा? गुजरात को देखो, आज के डेट में क्या बन गया है? इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर बन गया, हर चीज वहां बन रहा है। अगर वो उसी तरह चलते रहा ना तो आने वाले टाइम में गुजरात चाइना को कम्पीट कर देगा। ऐसे कुछ है नहीं, उन लोग का आंख तो ठीक से खुलता नहीं चाइना का, तो मार्केट क्या खुलेगा? देखे ना, मालदीव, हाँ मालदीव के अंदर क्या हुआ? हाँ, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। आज के डेट में लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि सबसे बड़ा कोई ब्रांड है तो नरेंद्र मोदी है। जो चाहेगा वो जो होगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। कल जो कह देगा ना कि शाहरुख खान अच्छा तो अच्छा हो जाएगा, कह देगा बुरा है तो बुरा है, बस है। तो नहीं, हम एक बात कर रहे हैं, वो उसका इतना है। एक पल के लिए भी कोई कुछ नहीं सोचा, कहीं कुछ नहीं देखा गया, मोदी जी लक्षद्वीप गए, पता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है?
इसका सबसे बड़ा रीजन ये है एजुकेशन। मोदी जी एजुकेटेड ये रीजन नहीं है, उनका जो बनाया गया टीम्स है ना, एक से एक आदमी है। अगर तुमको अपना माथा फोड़ना तो कहीं सुधांशु त्रिवेदी जी को हाय बोल दो, इतना तेज है डिबेट में, कहीं से भी डिबेट कर लो वो जीत जाएगा। रीजन क्या भैया, प्रोफेसर यूपीएससी क्रैक किया हुआ है। अरे वो है ना, तो इतना क्वालिटी वाला क्वालिटी आदमी को हमने पास रखा है, बस समझ आता हूँ। जो हाउस होल्ड के फाइनेंशियल से गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन जो आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर, वो आकर के यहाँ के इंडस्ट्रीज को पैसा देगा बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बात समझ आता हूँ। जैसे कि अभी, हाँ, जैसे कि अभी बात चल रहा है, ठीक है, आईफोन इंडिया में टाटा बनाएगा। तो एक आईफोन जो कि फॉरेन कंपनी, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, टाटा। तो सोच रहे हो, इंडिया का वन ऑफ द, मतलब वर्ल्ड का टॉप ब्रांड, मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी, फिर तो आईफोन रिक्शा वाला भी चलाएगा। अभी तो चला ही रहा है। इतना सच नहीं बोल रहा है। नहीं ये मैं कर रहा हूँ। गुड्स और सर्विस, जो भी गुड्स कंज्यूम के लिए क्या लैंड देते हैं तो हम लोग को रेंट मिलता है, तो यहाँ पे अगर लैंड दे रहे हैं तो हमें सब क्या है। अगर हम लैंड दे रहे हैं, मान लो हम उसको दिए खेती बाड़ी करने के लिए, तो हमको अनाज दे देगा, कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा दे देगा। अच्छा, आ जाओ, रियल और नॉमिनल जीडीपी बता चुके हैं? नहीं। अच्छा, ये इम्प्लिसिट इसके ऊपर छोटा छोटा सम दे देता है, ठीक है, क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी एक फिगर मिसिंग करेगा और तुमको बताना है, ठीक है, PDF मिल जाएगा। अब बचा हम लोग का न्यूमेरिकल, ये डिस्कस हो चुका है पुराना वीडियो में, उसमें पूरा देख लेना। और ये वाला सम्स थोड़ा बहुत, ये भी यहाँ पे 4-5 सम्स है, इसको भी कर लेना, पूरा 6 मार्क्स। तुम लोग का 5th सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स और बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले जाहिर सी बात इकोनॉमिक्स पढ़ा देता है, ठीक है, और माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है ये बता देता है, तो हम लोग को दोनों का ही डेफिनेशन पढ़ना है। देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आया है ग्रीक वर्ड, कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, किसके बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, डिसीजन मेकिंग यूनिट सच एज कंज्यूमर, ठीक है, रिसोर्स ऑनर और फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जनरली एक तरह से देखो तो 3 चीज के बारे में पढ़ते हैं, या तो किसी कंज्यूमर के बारे में, अगर तुमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी अगर याद होगा तो चैप्टर क्या था, डिमांड, किसके लिए पढ़ते हैं, कंज्यूमर के लिए, ठीक है। फिर क्या है, फर्म, यानी कि इसके लिए हम लोग चैप्टर पढ़ते थे सप्लाई, रिसोर्स ओनर, ठीक है, जिसके लिए हम लोग चैप्टर पढ़ते थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात होता है। इट इज नोन एज द प्राइस थ्योरी सिंस इट्स मेजर सब्जेक्ट डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड फैक्टर। 4th सेमेस्टर में भी तुम लोग का एक चैप्टर था डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन मोनोपोली मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। 1st सेमेस्टर में था तुम लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन, ये क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, ऐसे कर करके, ठीक है। वहां तक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली 3 चीज के बारे में, एक प्रोडक्ट का प्राइस जिसमें थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ते थे, एक फैक्टर प्राइसिंग जिसके बारे में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट,
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लास्ट डिग्री में लोग पढ़े थे। और एक आता है वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं, बात समझ तो, लेकिन संग में माइक्रो मैक्रो भाई बहन है तो पढ़ना पड़ता है। हमारे सिलेबस में मेन क्या है, मैक्रो। ये भी कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन लार्ज। इसको हम लोग कह सकते हैं टोटल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, एज होल, एग्रीगेट, जो भी बोलो। यानी कि यहाँ पे किसी एक चीज का बात नहीं होता है, यहाँ पे सबको मिला के बात होता है। जैसे तुम्हारे एक चैप्टर इसमें हम पढ़ा है जो क्या नाम है, नेशनल इनकम। किसी एक आदमी के इनकम के बारे में बात हो रहा, नेशन में जितना भी तरीका से कमाया गया सबके बारे में। एग्रीगेट आउटपुट है ना, कि नेशन थ्योरी ऑफ तुम लोग का चैप्टर, एग्रीगेट आउटपुट के बारे में बात हो रहा है, एक आदमी से आउटपुट के बारे में नहीं। टोटल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, एमपीएस वाले चैप्टर, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, एग्रीगेट के बारे में बात होता है। किनेथ क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डील नॉट विद इंडिविजुअल इनकम बट विद द नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइस, डील विद द प्राइस लेवल। किसी एक सामान का प्राइस से मतलब नहीं रखता मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा मार्केट में हर सामान का क्या प्राइस लेवल चल रहा है उसके बारे में बात रखता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी इससे मतलब नहीं रखता कि एक आदमी कितना कमा रहा हो, मतलब रखता है कि पूरा आदमी मिलके नेशनल इनकम कितना हो रहा है। वो इससे बिल्कुल मतलब नहीं रखता है कि भैया एक आदमी का कंजम्पशन कितना, वो ये ध्यान रखता है कि एग्रीगेट कंजम्पशन कितना है। तुम लोग का टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब आएगा, ठीक है। ये तो रहा हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात, ठीक है। भूले भटके ये देगा तो देगा, ठीक है। अब व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इस चैप्टर से खाली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट, तुम लोग का चैप्टर भी है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव, पूछा जा रहा है क्या ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का। मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरह से पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि ऐसा क्या करे जिससे हर एक इंसान एम्प्लॉयड हो पाए, ऐसा क्या करे कि बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट ना करे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में देखो, सामान का दाम हर दिन बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ता है, बट एक टाइम पीरियड, एक गैप के बाद बढ़ता है, पता है। वहां पे हर एक दिन हर एक सामान का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, रीजन क्या है, वहां का जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल होने के कारण वहां पे प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पे प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है, वहां पे फिर तुम्हारा इनकम जनरेट नहीं होगा और आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल बताते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 3 व्यक्ति है, एक इंसान बहुत अच्छा जॉब करता है और 2 इंसान बिजनेस करता है, लेकिन एक इंसान का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और एक इंसान का बिजनेस बहुत खराब चल रहा है। तो जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है वो तो जाहिर सी बात है कि जो जॉब करे उससे अच्छा लाइफ जिएगा, लेकिन जिसका बिजनेस खराब चल रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि बिजनेस में स्टेबिलिटी, कंट्री को भी ढंग से देखो तो जिस कंट्री में अगर इनकम का स्टेबिलिटी नहीं रहेगा वो ग्रो कहाँ से कर पाएगा, बात समझ तो। और एक कॉमन फंडा, तुम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई एक ऐसा बिजनेसमैन है जो कमाता किसी जॉब वाले से ज्यादा है, बट उसका लाइफ स्टाइल जॉब वाले से भी खराब है। उसके पीछे रीजन क्या है, जॉब वाले को पता है कि हर महीना मेरा इतना सैलरी आएगा तो अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाते जाता है, बस समझ तो। आईफोन लेगा, बस कार लेगा, उसको पता हर महीने मेरा इतना इनकम आने वाला। बिजनेस वाले को उससे ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। ये अनस्टेबिलिटी उसके अंदर डर पैदा करता है, जिसके कारण उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ पाता, बस ना। वही सेम बात बोल रहा है कि अगर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगा तो इनकम स्टेबल नहीं आएगा। गेट कौन खुदा ही खुदा था, मैं तुम्हारे अंदर इतना ताकत का। अच्छा आ जाओ, व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ। बिजनेस साइकिल क्या होता है, ये जितना भी पॉइंट है ये सारा पॉइंट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में से सेम है, बस एक बिजनेस साइकिल अलग है। हमारी इकोनॉमिक में कोई पर्सन हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, कोई ट्रेंड ही क्यों ना हो, कोई भी चीज का, ठीक है, वो एक टाइम पे बूम पे जाता है, फिर उसको रिसेशन का सामना करना ही पड़ता है।
मतलब पहले उसका ग्रोथ प्रोग्रेशन पीरियड, फिर उसका बूम, फिर उसका डिक्लाइन। वो किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी इंसान के साथ उसको इस चीज का सामना करना पड़ता है। हाँ, जो व्यक्ति के अंदर टैलेंट रहता है कि इस रिसेशन के दौर में, जब उसका मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ से कम बैक कर पाना या बाउंस बैक कर पाना, वो चीज मैटर करता है सबके साथ। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, बहुत आदमी का फेवरेट सिंगर किशोर कुमार, ठीक है, छोड़ो, कुमार सानू आज भी जिंदा है, फिर गाना क्यों नहीं गा रहा है? उसका डिक्लाइनिंग फेज चल रहा है, अब उसको काम नहीं मिलेगा, तो कितना भी अच्छा उसके संगीत ही जाता है। बस हो जाए तो हर कोई कितना ही बड़ा बिजनेस हो, क्या टाटा कंपनी को कभी लॉस सर्वाइव नहीं करना पड़ा है? ठीक है, मार्केट में गुडविल होना अलग चीज होता है। ठीक है, इंडिया को कभी रिसेशन सर्वाइव नहीं करना पड़ा, करना पड़ा है, सबके संग सिचुएशन आता है, अप एंड डाउन लगा रहता है। और यही होता है बिजनेस साइकिल या फिर इकोनॉमिक साइकिल, प्रोग्रेशन, बूम, रिसेशन। अब तुमको बस एक चीज का दिमाग में याद रखना चाहिए, आपके पास दो में से एक पावर होना चाहिए। हाँ, या तो इस पॉइंट पे अटके रहने का, बात समझे? या तो इस पॉइंट से बाउंस बैक करने का। ठीक है, बता दो, अगर हम अपने पीक पे पहुंचेंगे ही नहीं तो डाउनफॉल होगा नहीं, अगर हम अपना पीक पे पहुंच जाएंगे तो डाउनफॉल होना निश्चित है। बस में करना, तो या तो आपको इस ग्रीन पॉइंट से ऊपर जाने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, या तो इस पॉइंट पे स्टेबल होना चाहिए। बस में आता हूँ, जैसे कि बात बताते हैं, हम लोग टीचर्स का भी एक टाइम पे कोई टीचर बहुत फेमस होता है, फिर डाउनफॉल ऐसा है, लेकिन जैसे हम लोग के शुभंकर सर हैं, उतने साल से एक सेम स्टेबिलिटी में, रीजन क्या है? वो अपना हाईएस्ट पीक पॉइंट कभी टच ही नहीं करते, वो बेचारे अपना इस पॉइंट पे स्टेबल, इसी पॉइंट पे स्टेबल, ना एडवर्टीजमेंट ना मार्केटिंग ना कुछ, बेसिकली तो उनको गिरने का प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि अपना फुल कैपेसिटी तो अभी यूज ही नहीं की है। और जो लोग अपना फुल कैपेसिटी यूज करके पीक पे आए, तो जाहिर से ज्यादा डाउनफॉल आएगा। तो क्या मोटा मोटी डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो में? ये डील करता है इंडिविजुअल में, ये डील करता है तुम्हारा एग्रीगेट में। माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है एक इंसान के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है सबको मिला के। माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है कि डिसीजन मेकिंग, एक इंसान क्या डिसीजन ले रहा है किसी भी चीज को कंज्यूम करने के रिगार्डिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का आखिर प्लानिंग क्या है टुवर्ड्स द कंट्री। इट टेक इनटू द अकाउंट स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ होल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो में किसी की स्मॉल कंपोनेंट से हम लोग पूरे इकोनॉमी को जज कर लेते हैं। जैसे बता रहे हैं, यहाँ पे इतना कम आदमी है, ऐसा बहुत कम आदमी होगा जिसको मैगी नहीं पसंद होगा, सबको मैगी पसंद होगा। अब इस चीज से हम जज कर लेंगे कि पूरा भारत को पसंद है मैगी, पसंद, बट ऐसे जज तो करना सही नहीं ना है। यहाँ पे क्या होता है, टेकन इनटू द कंसिडरेशन इकोनॉमिक एनी कंट्री एज अ होल, पूरा कंट्री को क्या पसंद है उसके बेस पे हम लोग किसी इंडिविजुअल को जज कर लेते हैं। बस हो गया। तो माइक्रो में क्या होता है, किसी एक की वजह से पूरा कंट्री को जज होता है, मैक्रो में क्या होता है, पूरा कंट्री की वजह से किसी एक इंसान को जज हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखो कि अगर मान लो, पहले अभी तो उनका बहुत अच्छा रेपुटेशन हो गया, पहले हम इंडियंस कहीं भी जाते थे तो इंडिया का पूरा ऐसा इमेज बना हुआ था कि हम इंडियन लोग को थर्ड क्लास ही जज किया जाता था। अब उसमें कोई ढंग का भी आदमी जाएगा तो पूरा इंडिया का इमेज ऐसा बना कि अच्छा आदमी भी जाएगा तो उसको जज वैसे ही किया जा रहा है। बात समझा? तो वो कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को कहते हैं मैक्रो। बात समझा? तो it deal with the process of the price determination in case of the individual product factor of production। ये किस किस चीजों के बारे में बात करता है, प्राइस के बारे में बात करता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, और ये किसके बारे में बात करता है, जनरल प्राइस लेवल। स्टॉक और फ्लो क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है स्टेटिक, फ्लो का मतलब होता है वेरिएबल या फिर चेंज। जैसे एग्जांपल बता रहे, हम सुबह अपना दुकान खोले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिस्किट का दुकान है, मेरे पास 100 पैकेट बिस्किट पड़ा हुआ था, डेट इज माई स्टॉक। दिन भर में हम और 50 पैकेट मंगवाए हैं और 60 पैकेट बेचे हैं,
इट इज कॉल्ड फ्लो। बात समझे? तो परचेज और सेल को क्या कहते हैं? फ्लो। और जो स्टॉक आपके पास पड़ा रहता है ओपनिंग और क्लोजिंग, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। बेसिक सा बात है। अब बात ध्यान से सुनना। हम क्या बोले, सुबह मेरे पास कितना पीस 100 पैकेट बिस्किट पड़ा हुआ था, दिन मैंने 50 पीस खरीदे हैं, 60 पीस बेचे, अब कितना बचा होगा? 90। ये 90 क्यों हुआ? फ्लो के चलते। जैसे जैसे फ्लो बदलेगा वैसे वैसे स्टॉक चेंज होगा। क्लियर है? बस है। तो एक बात बताओ, स्टॉक किसकी वजह से अफेक्ट होता है? फ्लो की वजह से। बात समझ आता हूँ? कोई दिक्कत? फ्लो क्या है? इफेक्ट है। स्टॉक क्या है? रिजल्ट है। फ्लो बढ़ेगा घटेगा, स्टॉक वैसे ही सामने आएगा। क्लियर है? फ्लो को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, स्टॉक को काउंट कर सकते हैं। हाँ, 31 दिसंबर को रात को 12 बजे इतने स्टॉक था। बस समझा? तो फ्लो को काउंट नहीं किया जा सकता। हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं फाइनेंस अकाउंट में, तो उसमें रोज का परचेज लिखते हैं कि पूरे साल भर कितना परचेज किया हुआ दिखता है, पूरे साल भर का। बस दैट इज कॉल्ड फ्लो। पूरे साल भर में कितना परचेज यानी इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। हाँ, क्या कह रहे हैं रिचर्ड? स्टॉक वेरिएबल हैज नो टाइम डायमेंशन, दैट इज द स्टॉक वेरिएबल नॉट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पर आवर पर डे पर मंथ। ठीक है? कह रहा है कि आप हर मिनट सोचिएगा कि स्टॉक को काउंट कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। स्टॉक एक स्पेसिफाइड पीरियड में ही होता है और आपको उसी टाइम में काउंट करना चाहिए। ये चीज होता है स्टॉक। वेरिएबल किसको कहते हैं? ए वेरिएबल फ्लो रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव चेंज पर टाइम पीरियड। तो जो ऊपर बोल रहा है कि स्टॉक का पर मिनट काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्लो का पर मिनट काउंट कर सकते हैं। अभी क्लास में मान लो 20 बच्चा है, अचानक से 1 मिनट में एक बच्चा आ गया, तो 20 से 21 बच्चा हो जाएगा, बच्चा स्टूडेंट बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्लो। बात समझ आया? तो बट रात को, बात समझ आया? तो रात को जब सब बच्चे ऐसे निकलेगा, उस टाइम में जो करेक्ट कि हाँ रात को मेरे पास जो टोटल बच्चा निकला 18 बच्चा निकला, दिन भर तो अभी स्टूडेंट आएगा जाएगा ना, अभी तो फ्लो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बात समझ आया? तो उसको तो हम स्टॉक नहीं मान सकते। तो यही बात ये समझाना चाह रहा है कि जो फ्लो है, फ्लो पर सेकंड में चेंज होता है और पर सेकंड में बढ़ता घटता है। बट स्टॉक स्टेटिक रहता है, उसको आप एक ही बार काउंट कर सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा। If it is stated that the income of a person is rupees 5,000, then it is an incomplete statement. The correct statement would be an income of 5,000 per week or per month. अगर आप ये बोल रहे हो किसी इंसान की कमाई 5,000 रुपए है, ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। बस हो जाता। जब आप ये करो कि उसका 5,000 रुपए पर डे का, पर मंथ का, पर वीक का, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? अब 5,000 इनकम हो रहा है, पर मंथ हो रहा है, यानी कि क्या हो गया? फ्लो। बस हो जाए। साल भर या महीना भर जहाँ खर्चा करना होगा खर्चा करेगा, लास्ट में जो पैसा बचेगा उसका क्या होगा? स्टॉक। बस समझ आया? तो स्टॉक टाइम डायमेंशन नहीं होता है, फ्लोट टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ जैसे 31 मार्च 2010 2020, ये पर मंथ पर वीक पर ईयर इस तरह से होता है। ठीक है? स्टॉक इंडिकेट द स्टैटिक एस्पेक्ट, जो है वो है। बात समझ आया? तो वो चेंज नहीं होता स्टॉक, लेकिन जो ये है डायनामिक, चेंज होते रहता है। हम बोले ना, अभी यहाँ पे 20 स्टूडेंट मान लो बैठा है, अचानक से आगे 21 हो जाएगा। बात समझ आया? तो अच्छा, स्टॉक ऑफन इन्फ्लुएंस द फ्लो, ए फ्लो वेरिएबल ऑल्सो इन्फ्लुएंस टू स्टॉक। पहले ही बताया था, फ्लो के चेंज होने से क्या चीज चेंज होगा? स्टॉक। अगर फ्लो बढ़ेगा घटेगा तो स्टॉक भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा घटेगा। बताओ इसमें से क्या क्या चीज स्टॉक है, क्या क्या चीज फ्लो है? कैपिटल स्टॉक है। हम 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किए, तो 1 ही लाख रहेगा ना। बात समझ में आया? तो दूसरा चीज सेविंग क्या है? फ्लो है। हर महीना कुछ कुछ पैसा सेव करते हैं ना, फ्लो। तीसरा चीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? फ्लो। वही तो फ्लो है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट वेल्थ क्या है? स्टॉक है। कितना संपत्ति है? हर दिन थोड़ी संपत्ति बढ़ता है भाई, हर दिन सेविंग बढ़ता है,
वही सेविंग बाद में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वेल्थ बनता है। क्लियर? हर महीना मान लो हम क्या किए, 1000 रुपए सेव किए हैं, साल के अंदर 12,000 रुपए सेव हुआ, सेविंग इज फ्लो। अब वो जो पैसा उसको जाके हम इन्वेस्ट के माने सोना का अंगूठी लेके आए फॉर एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट वेल्थ, तो डेली सोना का अंगूठी किनेंगे, बस में तो। और जो इंसान ये काम डेली करता है उसके लिए स्टॉक है। ये काम डेली कौन कर सकता है? जो उसके लिए क्या होता है, जो भी सोना की दुकान में जो भी सामान उसके लिए स्टॉक है, हम लोग के लिए इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए स्टॉक है ना। अब तुम ऐसे इसको भी देख लो, जो लोग ये करता है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बिल्डिंग बनाता है, अगर हम लोग जाके फ्लैट देख रहे हैं तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है कि हम लोग को फ्लैट लेना है, लेकिन जो 100 फ्लैट बना रहा है उसके लिए फ्लैट का स्टॉक है। अगर 100 फ्लैट बना रहा है उसमें से 10 फ्लैट बिक गया तो उसके पास 90 फ्लैट बचा है, बस में तो। लॉस क्या होता है? लॉस फ्लो होता है, ठीक है, होते रहते हैं। स्पीड फ्लो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मैं समझ आता। अब तुम जैसे स्पीड पूछिए तो मान लो गाड़ी का इंजन कैपेसिटी, वो स्टॉक है, वो तो नहीं रहेगा ना, इंजन कैपेसिटी तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। अच्छा आते हैं, व्हाट इज ओपन इकोनॉमिक, व्हाट इज क्लोज इकोनॉमिक? इंडिया इज एग्जांपल ऑफ ओपन इकोनॉमी और चाइना इज एग्जांपल ऑफ क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या कहता है, हम सामान बनाएंगे पूरा दुनिया में बेचेंगे, किसी और से हम सामान नहीं खरीदेंगे, चाइना यही करता है। अपना प्रोडक्ट बना के पूरा वर्ल्ड को बेच रहा है, लेकिन वर्ल्ड का कोई प्रोडक्ट अपने कंट्री में यूज नहीं कर रहा है। आज के डेट में हम लोग के हाथ में कोई भी फोन मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम हो रहा है चाइना में, ठीक है। वर्ल्ड का फोन मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, जितना वर्ल्ड में फोन बन रहा है 90% फोन चाइना बना रहा है, उसके बाद सबसे ज्यादा फोन इंडिया बना रहा है 7%, उसके बाद 3% अलग अलग कंट्री में बन रहा है, बस समझे आपको? अब मेरे को एक बार होता है 90% फोन चाइना बना रहा है, तो जाहिर से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि हम लोग के हाथ में जो फोन है वो चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ है। लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो गूगल का है, यानी कि एंड्रॉइड, जो अमेरिकन देता है, ठीक है। जब चाइना फोन बना रहा है तो चाइना भी यही फोन यूज करता होगा, तो चाइना ये फोन तो यूज करता है बट सॉफ्टवेयर अपना अलग से बना के रखता है। पूरा दुनिया माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है सॉफ्टवेयर के नाम पे कंप्यूटर में, उसका अपना अलग है बीनवेयर, बात समझा? तो पूरा दुनिया व्हाट्सएप चला रहा है, वो खाली अकेले वीचैट चला रहा है। पूरा दुनिया अमेजोन चला रहा है, वो अकेले अलीबाबा। हाँ, पूरा दुनिया चला रहा है यहाँ पे तुम्हारा अमेजोन, वो चला रहा है अलीबाबा। वो बाहर का किसी भी बिजनेस को अपने यहाँ एंटर करने नहीं देता, क्या करके रखा है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या है? दैट इज कॉल्ड क्लोज। इंडिया क्या है? सामान बना के बाहर भी बेचता है, और बाहर लोग को तो छूट दे के रखा है कि इंडिया में आके बिजनेस करो। एक क्लोज इकोनॉमिक हैज नो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन विद द वर्ल्ड। चाइना का किसके संग अच्छा रिलेशन है? ढंग से देखो तो किसी के संग नहीं। खाली एक प्रोडक्शन हब बन गया है, सामान सस्ता बनता है इस वजह से, बस हाँ। हम लोग की कंट्री में जो 15 अगस्त 26 जनवरी बनता है ना, सोचो तो एक तरह से झंडा भी ना, अगर हमारे देश में 100 झंडा खरीदा गया तो 80 झंडा चाइना ही बना के भेजा है, ये हाल है। एक बात कैसे, जो पेंट यूज हो रहा है वो सब इस तरह से, पेंट लकड़ी जो भी यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो अभी तुम फ्लिपकार्ट में फर्नीचर देखते हो, एक देखना एक वर्ड, वो लिखा रहता है वर्ड इंजीनियरिंग वुड, ये जो है इंजीनियरिंग वुड है, इसको अगर हम कस के मारे तो 1 मिनट में टूट जाएगा। इसमें उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। ये दिखने में अच्छा लग रहा है बट मजबूती तुम्हारे जिस बेंच पे बैठे हुए हैं इंजीनियरिंग वुड, जिसको हम लोग अपने भाषा में घास लकड़ी कहते हैं। जब लकड़ी का छिलाई कटाई होता है ना, उससे जो बच जाता है उससे ये सब बल बना रहता है, ऊपर सनमाइका देके, कुछ इसके अंदर नहीं है, पता है? अभी ज्यादा फर्नीचर ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, अब आ जाओ, ए ओपन इकोनॉमिक हैज अ सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखे रहे हो मोदी जी का इज्जत, जहां जा रहा है काउच को दे रहा है। अच्छा, इकोनॉमिक गाइडेंस, द क्लोज इकोनॉमी फॉलो द गाइडलाइन ऑफ द प्लान ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, जो भी क्लोज इकोनॉमी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग खाली चलता है, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहते हैं? और
जो ओपन इकोनॉमिक होता है वो प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन फॉलो करता है इकोनॉमिक सिस्टम का, यानी कि इकोनॉमिक को क्या जरूरत है, हमारे देश को क्या जरूरत है वो फॉलो करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा कंट्री को कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, या फिर मिक्स इकोनॉमिक होता है, या तो फिर प्राइवेट। बस हमारा इंडिया क्या है, मिक्स। इसका स्कोप क्या रहता है, ओनली डोमेस्टिक आउटपुट इज ट्रेडेड इनसाइड द कंट्री एंड देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। केवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब केवल हमारे देश का बना हुआ सामान ही हमारे देश में चलेगा, बाहर का कोई सामान। यहाँ पे क्या होता है, इट कीप ट्रेड एसोसिएशन विद द मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि मेरा बहुत सारा सामान आप लोग खरीदेगा, आपका बहुत सारा सामान हम लोग खरीदेंगे। बस समझा। तो बोरोइंग एंड लेंडिंग, दिस इकोनॉमिक नाइदर बोरो और नेवर, ये जो इकोनॉमी होता है, ठीक है, कभी भी किसी से लेन देन कुछ नहीं रखता है। लेकिन चाइना थोड़ा सा अल्टर है। चाइना क्या करता है, किसी से लेता तो नहीं है, लेकिन जितना छोटा छोटा कंट्री है ना, उसको पैसा दे दे के अपने तरफ करता है। जैसे पाकिस्तान को, श्रीलंका को, अभी वो अपना सो कॉल्ड मालदीव्स की, मालदीव्स जो भी है, दिस इकोनॉमिक विल बोरो, और यहाँ पे पैसा लेन देन छुट्टा सांडी जैसे चलता है। इंडिया का कर्जा जाके देखना, तुमको पता भी नहीं होता है ना पे कितना कर्जा पड़ा होगा, ठीक है। इंडिया का टोटल डेप्ट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, हम ही लोग का ना चुकाना है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड होता है, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट, 5 ऐसा टॉपिक बताओ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़े बिना मतलब काम नहीं चलेगा। एक नेशनल इनकम, एक एम्प्लॉयमेंट, एक इकोनॉमिक ग्रोथ, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक इन्फ्लेशन। ये सारा तुम्हारा चैप्टर है, खाली बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टेशन आया लास्ट। ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेसिक इकोनॉमिक गुड्स और नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है। जिस सामान के लिए हमको पैसा दे करके खरीदना पड़े उसको इकोनॉमिक्स, जिसका सूरज का धूप विटामिन डी देता है, कोई पैसा देता है, वो हो गया नॉन इकोनॉमिक गुड्स। बस समझे। तो विटामिन सी के लिए संतरा खरीद के खाते हैं, दे दे इकोनॉमिक गुड्स। सिंपल, पढ़ लो। दिस गुड्स विच आर स्केयर एंड नॉट अवेलेबल फ्रीली कैन बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक गुड्स। जो फोकट का मार्केट में नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक गुड्स। अच्छा, एनी इंडिविजुअल और फर्म हैज टू पे सम प्राइस टू द अवेल इकोनॉमिक गुड्स, एग्जांपल क्रूड ऑयल, आयरन ऑयल, ठीक है, सेवरल कंज्यूमर, ठीक है, गुड्स जो भी मार्केट में बिकता है। वही दूसरे साइड जो सामान फोकट में मिलता है, जैसे ज्ञान, मोटिवेशनल ज्ञान फ्री में मिलता है, वो क्या हो गया, फ्री गुड। धूप क्या हो गया, फ्री गुड्स। हवा क्या हो गया, फ्री गुड्स। ऑक्सीजन क्या हो गया, फ्री। और यही रीजन है कि सब इतना फ्री मिलता है कि हम लोग टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया है, तो एयर पोल्यूशन छूड़ा सांड की तरफ फैला रहे हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक गुड्स का डिफरेंस है सेम इकोनॉमिक सर्विस और नॉन इकोनॉमिक सर्विस है, ठीक है। जैसे इंडिया में कहीं पे भी तुम खड़ा होकर पानी पी लो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, केएफसी का बात नहीं कर रहा है, आप पैसा देगा, ऐसा है ना। मतलब हम एक बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जगह कोई क्या है, पानी फ्री सर्विस आपको कोई ऐसे ही पिला देगा, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टैक्स कंसल्टेंट, ये सब जो एग्जाम्पल है, ये लोग पैसा देता है, ठीक है। इफ सम सर्विस प्रोवाइडर फ्री और एनी चार्ज प्राइस, दिस सर्विस आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक सर्विस, जिस चीज का पैसा ना लगे। कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स मतलब वो जो मार्केट में रेडी है कंज्यूम करने के लिए, क्या करने के लिए, आप जाओ खरीद के लाओ और खा लो, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। एग्जाम्पल जो तुम खाती हो, ब्रेड, कुरकुरे, ठीक है, केक, चिप्स, ये सब क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स। The goods which are used for the consumption purpose are called consumer goods. The goods are used for direct consumption and not for producing any other goods. ठीक है, वो सामान जो डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए, अब उससे और कुछ नहीं बनेगा, उसको मैं क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स किसको बोलते हैं, वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन के काम में आएगा, ठीक है। द गुड्स विच आर एट अ पॉइंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कि WIP, कल लास्ट डे बताए थे, एक प्रोडक्शन लाइन होता है, अगर कोई सामान प्रोडक्शन लाइन को पार कर दे तो फिनिश गुड्स बन जाता है।
अब प्रोडक्शन लाइन का भी इधर ही है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, तो उसको या तो WIP कह दो या तो फिर क्या कह दो, इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं? मशीन, बिल्डिंग, ट्रक, शिप, एयरक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स किसको बोलते हैं? वो सामान जिससे कुछ बनने वाला है। एग्जाम में को मस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देगा, क्या कंज्यूमर गुड्स, ध्यान से सुनना, क्या कंज्यूमर गुड्स और तुम्हारा एक प्रोड्यूसर गुड्स सेम हो सकता है? कंज्यूमर गुड्स वो है जो मार्केट से खरीद के कंज्यूम कर लो, मतलब खा सकते हो। अब क्या ये क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स वो है कि जो आगे प्रोडक्शन के काम में आता है। क्या दोनों सेम हो सकता है, हाँ या ना? हाँ, हो सकता है। बताते हैं कैसे। हम और तुम गए, ठीक है, मैदा खरीदे, मेरे घर में मैदा क्या बनेगा, पूड़ी बनेगा, खा के सो जाएंगे। तुम्हारा कचौड़ी का दुकान है, छोला भटूरा का दुकान है, तुम तो बिजनेस ही ना करोगी, पैसा जनरेट करोगी, तो तुम्हारे लोग क्या होंगे? प्रोड्यूसर गुड्स, उसे कुछ प्रोड्यूस करके सुबह बेचोगे। इट्स डिपेंड ऑन हाउ यू यूज, आएगा कि आप उसको कैसे यूज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। बात समझा? तो एग्जाम में कराएगा कैन प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर सेम, हाँ। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स कैसे में, तो आंसर है ना। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन। अब मशीन जिस काम के लिए बना उसी काम के लिए बना, और किसी काम के लिए नहीं। क्लियर है बात? फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं बाबू? जो प्रोडक्शन का बाउंड्री को पार कर चुका है, ठीक है, उसको फाइनल गुड। कंजम्पशन किसको बोलते हैं भाई? कंजम्पशन भी मीन द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, किसी चीज को कंज्यूम करने से जो खुशी मिलता है, ठीक है, ठीक है। इट बिकम वी हैव वांट दैट वी कंज्यूम द वेरियस गुड्स एंड सर्विस, कंजम्पशन इज डिफाइंड एज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। बस सुनना है तो। अच्छा, सेविंग सेविंग दो बार हो गया। इनकम माइनस कंजम्पशन क्या होता है? सेविंग। एक चीज याद रखना, इकोनॉमिक्स में वाई मतलब इनकम होता है, सी मतलब कंजम्पशन होता है, एस मतलब सेविंग होता है, और यही सेविंग जब इकट्ठा हो जाता है तो बन जाता है आई फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट मीन इंक्रीज ऑफ द स्टॉक ऑफ कैपिटल। मान लो मेरे पास एक घर है, इस साल के अंत तक 5 घर हो गया, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। पैसा कैसे कमा के लाए? 5 तो घर कर लिए, मेरे पास कैपिटल गुड्स, घर क्या है? कैपिटल गुड्स है, बढ़ गया, ठीक है। चाहे मान लो तुम्हें का दया आशीर्वाद रहा, अभी व्हाइट बोर्ड और टीवी है, हो सकता है इस साल के एंड में यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लग जाए। सब आशीर्वाद देते रहो। अच्छा, रियल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सिंपल सा चीज है। रियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन द रियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, एडिशन ऑफ द स्टॉक ऑफ मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, पावर जनरेशन है। सुनो, तुम्हारे घर में कहीं से एडिशनल इनकम हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए, पापा क्या किए, उस 1 लाख रुपए से शेयर्स खरीद लिए, मम्मी क्या की, उस 1 लाख रुपए से जाके सोना का कुछ खरीद लिया। जो मम्मी इन्वेस्टमेंट की उसको कहते हैं रियल इन्वेस्टमेंट, क्या कहते हैं? और जो पापा इन्वेस्ट किए उसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेज ऑफ शेयर्स डिवेंचर ऑफ ए कंपनी, उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। मम्मी क्या खरीदी है? सोना, ठीक है, मैंने गोल्ड। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फर्म होल्ड द इन्वेंट्री रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड। अभी तुम लोग को 2 मिनट समझाए ना, किसी दुकान में अगर मान लो 100 पैकेट बिस्किट पड़ा हुआ है, तो मेरे और तुम्हारे नजर में सामान है जिसको हम लोग कंज्यूम करेंगे, हाँ या ना? करेक्ट। लेकिन जरा ये चीज समझो, उस दुकानदार के लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना, स्टॉक का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, एक इन्वेंट्री के लिए, एक फिक्स्ड। अब इसको समझना तो इसे देख सकते हो, एक होता है करेंट एसेट्स, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्लियर है? और करेंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया? करेंट एसेट्स में क्या आता है? स्टॉक आता है। ग्रॉस और नेट क्या है? मान लो जिस लैपटॉप पे पढ़ा रहे हो उस लैपटॉप को हम खरीदे 36,000 में, करेक्ट।
आज इस लैपटॉप का वैल्यू मान लो कितना है, एग्जांपल के लिए 30,000 रुपया है। तो आज जो वैल्यू, जो करंट प्राइस, उसको क्या करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। और जितना में खरीदे थे वो क्या था, ग्रॉस। नेट और ग्रॉस का बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। क्या होता है, देख लो, ग्रॉस माइनस नेट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। लास्ट दो क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। Gross investment. It refers the expenditure by produce of the new assets as well as the replacement of the existing assets. जब आप कोई सामान खरीद के लाते हो, जो दाम पे करते हो, उसको कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इट रेफर द एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूस ओनली द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं, इट रेफर द एक्सपेंडिचर प्रोड्यूस ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पुराना वाला एसेट्स भी खरीद के ला रहे हैं, नया वाला एसेट जो भी खरीद के ला रहे हैं उसको अपन लोग कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट का होता है जब आप कोई नया चीज खरीद के लाते हैं। यहाँ देख लो क्या लिखा, न्यू एसेट्स एज वेल एज रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, केवल और केवल न्यू एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट डज नॉट कंसीडर डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन मायने नहीं रखता है, लेकिन नेट में डेप्रिसिएशन माइनस करके ही नेट का वैल्यू आता है। कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, आपके पास जितना भी कैपिटल गुड्स है, सबका ओरिजिनल प्राइस जितना में आप खरीदे थे उसको जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और बस उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ये उसका फॉर्मूला है। इट इज नॉट कंसिडर्ड द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। कभी भी किसी कंट्री का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देख करके या किसी इंसान का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देख के जज नहीं किया जाता है, उस इंसान का नेट इन्वेस्टमेंट देख के जज किया जाता है। जैसे हम लोग का मिस्टेक क्या है कि वो इंसान हमसे मिला, उसके हाथ में 1.5 लाख रुपए का आईफोन है, 4 लाख रुपए का बाइक है, हम लोग सोचते हैं बहुत अमीर है ये वो। उसको देख के थोड़ी जज करना, हो सकता है मूर्ख है, जो कमाया सब उसी में उड़ा दिया है, मेरी तरह मूर्ख आदमी है, हो सकता है ना। हम लोग को क्या देखना चाहिए कि वो जहाँ इन्वेस्ट किया उसको रिटर्न कितना आ रहा है। बस मैं तो कई बार क्या होता है कि आपको एक महंगा कार रखना पड़ता है अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो वो तब ठीक है। बस है। जैसे वो है ना मिर्जापुर का जो एक्टर है, क्या नाम है उसका, पंकज त्रिपाठी, अभी रिसेंटली बोला कि हम एक तो एक्सपेंसिव कार रखे, नहीं तो मेरा मार्केट वैल्यू कम हो रहा है, तब रखो। लास्ट क्वेश्चन, कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स होता है क्या है तुमको पता है, लेकिन क्या पूछा है, एनी फाइनल गुड्स बी कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स नॉट कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स, पहले ही बोले थे ना, कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स बट आर यूज टू मेक फाइनल गुड्स एंड सर्विस। लेकिन कैपिटल गुड्स काम आता है फाइनल गुड्स बनाने के लिए। किसी फैक्ट्री में बहुत बड़ा सा मशीन रखा हुआ है, वो क्या है, हमारा कैपिटल गुड्स, वो फाइनल गुड्स नहीं है, लेकिन उसी बड़ा सा मशीन के सहारे कुछ ऐसा बनेगा जो फाइनल गुड्स बन पाएगा। एग्जाम्पल में देते हैं जैसवी, बड़ा बड़ा मशीन है, वो हम लोग का क्या है, कैपिटल गुड्स यानी कि एसेट्स है। उसको कोई खरीदता नहीं है, हम लोग जाके मशीन नहीं खरीदते हैं, बट उस मशीन के हेल्प से जो कपड़ा बन के निकलेगा वो हम लोग खरीदेंगे। बस है, तो कपड़ा क्या हो गया, फाइनल। 2 मार्क्स कंप्लीट, यूनिट 2 करवा चुके हैं पूरा सम्स के साथ। एक मिनट इसको पॉज कर। नेक्स्ट डे ये 12 मार्क्स का हो गया, 6 2 8, ठीक है।
इसे